हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए सीटेट साइंस पेडागोजी के 100 प्रीवियस ईयर मैराथन यहाँ पे लेके आई हूँ, जिससे आप लोगों का जो साइंस की पेडागोजी का पोर्शन है उसमें किस तरीके से कौन से कॉन्सेप्ट आपके पूछे जाते हैं वो सभी आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर आप पेपर 2 मैथ साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीटेट पेपर 2 का जो आपका पूरा वेटेज होता है ये यहाँ पे साइंस पोर्शन का वो 30 मार्क्स का होता है, और 30 मार्क्स में से 20 क्वेश्चंस जो होते हैं साइंस की एनसीईआरटी पे बेस्ड होते हैं, जो कि 6 to 8 का कंटेंट होता है। अगर आप लोगों का कंटेंट जो है अभी लास्ट मोमेंट में आप चाह रहे हो कि एक रिवीजन सीरीज आपको मिल जाए, तो यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की मैंने सेपरेट मैराथन आप लोगों के साथ शेयर की है। अगर आप लोगों ने वो देख लिया तो आप लोगों की रिवीजन हो ही गई होगी। अगर आपने वो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट इनकी ऐड कर दी है, लिंक ऐड कर दी इन वीडियोस के, आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। 1.5 घंटे की वीडियो है तो लगभग 3.5-4 घंटे में आपका ये पूरा का पूरा पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा साइंस के कंटेंट की 100+ प्रीवियस ईयर सीरीज जो है क्वेश्चंस की वो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो ये 4 वीडियो अगर आप देखेंगे तो ये 20 मार्क्स का कंटेंट आपका प्रिपेयर हो जाएगा। इसके अलावा इन 30 मार्क्स में से 10 मार्क्स की यहाँ पे पेडागोजी आती है, जिसका कंटेंट मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया है। 52 मिनट की एक वीडियो है साइंस पेडागोजी की, आप उससे बेसिक कंटेंट की मास्टरी आप ले सकते हैं। साथ ही साथ आज की इस वीडियो से आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के साइंस पेडागोजी के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब चलिए आज की इस वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, और ये सभी वीडियोस आप लोगों की रिकॉर्डेड मैनर में होती है। तो इन वीडियोस का लिंक मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करती हूँ, आप चाहें तो उससे जुड़ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट पिन के फॉर्म में आपको मिल जाएगा, उसमें ये लिंक्स मिल जाएंगी। तो चलिए आज का ये इंपॉर्टेंट मैराथन हम शुरू करते हैं और साइंस पेडागोजी के 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के साथ साइंस पेडागोजी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं ये डिस्कस करना चाहती हूँ। और ये जो पहला पेपर सेट हमने लिया है ये 20 अगस्त 2023 का पेपर है। अब देखिए, अगर आप साइंस सब्जेक्ट यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं, वो भी स्पेशली सीटेट एग्ज़ाम के लिए, तो आपसे जो साइंस की पेडागोजी पूछी जाती है वह आपके 10 मार्क्स की पूछी जाती है। यानी कि टोटल 30 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके साइंस पेडागोजी के होते हैं, बाकी जो है कंटेंट बेस्ड हैं। कंटेंट की मैंने आप लोगों के साथ मैराथन और साथ ही साथ 100+ प्रीवियस ईयर सीरीज आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर की है। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो वो वीडियोस भी जरूर देखिए। अब चलिए आज का इंपॉर्टेंट सेशन हम शुरू करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर क्वेश्चन नंबर 90 तक यहाँ पे आपको साइंस पेडागोजी के क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछ रखा है कि आइडेंटिफाई द ओपन एंडेड क्वेश्चन अमंग द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि निम्नलिखित प्रश्नों में से जो मुक्त अंत वाले जो प्रश्न होंगे उनको आपको पहचानना है। तो देखिए, ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं? ऐसे क्वेश्चन जिनका एक फिक्स आंसर ना हो, जिसमें आपके बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी देखने को मिले। अब देखिए, अगर आप यहाँ पे बच्चे से पूछते हैं कि वाई कैन ह्यूमन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज, यानी कि मानव जो है वो सेल्यूलोज को क्यों नहीं पचा पाते, तो एक इसका फिक्स रीजन है, तो यहाँ पर ये ओपन एंडेड नहीं कहलाएगा। इसके अलावा अगला है व्हाट इज सेल्यूलोज मेड अप ऑफ, सेल्यूलोज किससे बना है, तो इसका भी एक फिक्स आंसर होगा, तो ये भी आपका ओपन एंडेड नहीं है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि क्या होगा यदि मानव जो है वो सेल्यूलोज को पचा सके, यानी कि व्हाट वुड हैपन इफ ह्यूमन कुड डाइजेस्ट सेल्यूलोज। तो इसमें हर बच्चे का अपना जो आंसर्स है वो अलग अलग हो सकता है, तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो आपका ओपन एंडेड हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि 5 ऐसे जीवों का नाम बताइए जो सेल्यूलोज को पचा सकते हैं, यानी कि आपको 5 ऐसे ऑर्गेनिज्म के नेम बताने जो कि डाइजेस्ट कर सकते हैं सेल्यूलोज, तो वो भी एक फिक्स आंसर यहाँ पे हो सकता है, बच्चा उसको रट के जवाब दे सकता है। तो यहाँ पर जो ओपन एंडेड क्वेश्चन का एग्जाम्पल हो जाएगा वो होगा आपका तीसरा ऑप्शन। आई होप ये क्वेश्चन और ये टाइप आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अब चलिए मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is are true about curricular practice currently being followed in school, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पे स्कूलों में वर्तमान में
पालन की जाने वाली जो पाठ्यचर्या संबंधित गतिविधियों के संबंध में सही दे रखा है। तो देखिए करिकुलम प्रैक्टिस के बारे में यहाँ पे बात की गई है कि आजकल के टाइम में किस चीज़ को प्रैक्टिस किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे है कि साइंस एंड मैथमेटिक्स आर बीइंग टॉट इंटीग्रेटली एंड एज साइंस एंड टेक इन एलिमेंट्री स्कूल, यानी कि यहाँ पे बोल रखा है कि आजकल के टाइम में साइंस और मैथ्स को यहाँ पे इंटीग्रेटेड तरीके से पढ़ाया जाता है, वो भी एलिमेंट्री क्लासरूम में, क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो साइंस के अंदर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो यहाँ पे इंटीग्रेटेड तरीके से मिलेगा, पर मैथ्स अभी भी एक सेपरेट सब्जेक्ट है। चाहे आप प्राइमरी लेवल में देखें, चाहे आप अपर प्राइमरी लेवल में देखें, चाहे आप हायर सेकेंडरी लेवल पे देखें, तो मैथ्स को एक सेपरेट सब्जेक्ट के फॉर्म में पढ़ाया जाता है। हाँ, साइंस और टेक जो है वो इंटीग्रेटेड है, पर साइंस और मैथ्स को यहाँ पर इंटीग्रेटेड तरीके से नहीं पढ़ाया जाता। पीसीबी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को पढ़ाया जाता है। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे उतना सही नहीं बैठेगा। अगला है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो आर बीइंग टॉट इंटीग्रेटली इन साइंस इन सेकेंडरी स्कूल, यानी कि जो माध्यमिक कक्षाएं हैं उसमें यहाँ पे भौतिक, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान को एकीकृत रूप से यहाँ पे विज्ञान के अंदर पढ़ाया जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। इसके अलावा अगला है कि साइंस एंड सोशल साइंस आर बीइंग टॉट इंटीग्रेटली एज ईवीएस इन प्राइमरी लेवल, ये भी सही है कि प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को यहाँ पे ईवीएस की तरह के रूप में पढ़ाया जाता है, तो ये वाला सही है। इस हिसाब से यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन सही बैठना चाहिए वो बैठना चाहिए बी और सी, जो कि आपको पहले ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस करें, तो देखिए अगर ज़रूरी नहीं है कि साइंस पेडागोजी के क्वेश्चन आपने कोई थ्योरी बहुत लंबी चौड़ी पढ़ी है तभी आपको आए। अगर आप उस समय बिल्कुल प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ बैठ के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो भी आप यहाँ पे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे और वो भी सही कर पाएंगे। अब देखिए ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर बोल रखा है, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इज एंगेज इन एन एक्टिविटी इन विच दे आर मेजरिंग बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ ऑर्डिनरी टैप वाटर इन अ बीकर, यानी कि विद्यार्थियों का एक समूह है जो एक गतिविधियों में यहाँ पे क्या है, व्यस्त है, और ये क्या कर रहे हैं, एक बीकर में जो सामान्य नल से पानी लिया गया उसके तापमान को माप रहे हैं। Which of the following is not a suitable indicator to assess them on this task? यानी कि इनमें से कौन सा एक यहाँ पे suitable indicator यहाँ पे नहीं होगा, हम लोगों से ये पूछ रखा है, कौन सा एक उपयुक्त संकेतक नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहले तो आप अगर थर्मामीटर से चेक कर रहे हो तो उसके लीस्ट काउंट को अगर आप अच्छे से देखते हो तो ये कहीं ना कहीं एक यहाँ पे इंडिकेटर माना जाएगा कि बच्चा लीस्ट काउंट को मेज़र कर रहा है या नहीं कर रहा, तो ये वाला इंडिकेटर तो माना जाना चाहिए। क्योंकि इसमें नहीं वाला ऑप्शन को चुनना है तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पे कभी भी हम लोगों को टेम्परेचर को मेज़र करने को बोलते हैं तो बोलते हैं बीकर में टच नहीं होना चाहिए थर्मामीटर, और अगर बीकर में थर्मामीटर टच हो गया तो बीकर का भी टेम्परेचर यहाँ पे एक तरीके से मेज़र हो जाता है। तो इस चीज़ का भी प्रिकॉशन रखना चाहिए, तो इसको भी असेस कर सकते हैं। क्योंकि इसमें नॉट वाले ऑप्शन को देखना है तो ये दोनों ऑप्शन तो डेफिनेटली नहीं होंगे। इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है मेजर द बॉइलिंग टेम्परेचर एज 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि बॉइलिंग टेम्परेचर को सीधा 100 डिग्री सेल्सियस पर नापो, ये उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। अगला ऑप्शन अगर हम देखें, यूज़ अ स्टैंड टू सस्पेंड द थर्मामीटर, यानी कि थर्मामीटर को लटकाने के लिए कोई स्टैंड का प्रयोग किया या नहीं किया, तो ये भी कहीं ना कहीं एक सही तरीके से टेम्परेचर मापने के लिए ज़रूरी है, तो ये वाला पॉइंट भी सही है। क्योंकि आपको यहाँ पे ऑर्डिनरी जो ऑप्शन लग रहा है वो आपका थर्ड ऑप्शन लग रहा है, इस वजह से इस क्वेश्चन का तीसरा जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। क्योंकि आपको कौन सा उपयुक्त संकेतक नहीं है, नॉट सूटेबल इंडिकेटर यहाँ पे बताना था, इस वजह से इस क्वेश्चन का तीसरा जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करें, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर एज वैलिड रीजन फॉर इंक्लूडिंग सोशो साइंटिफिक इशू इन द स्कूल करिकुला, यानी कि निम्नलिखित में से किसको यहाँ पे स्कूली विज्ञान पाठ्यक्रम में सामाजिक वैज्ञानिक मामलों को सम्मिलित करने के लिए एक मान्य यानी कि वैध कारण के रूप में आप शामिल नहीं करेंगे। तो देखिए सोशो साइंटिफिक इशू क्या होते हैं कि
कुछ ऐसी चीज़ें जो टेक्निकल भी हों और कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे समाज से यानी कि हमारी सोसाइटी से वो लिंक भी करे। तो देखिए इसके अंदर यहाँ पे तर्क वितर्क आता है। तर्क वितर्क कौशल एक अच्छा पॉइंट है, क्योंकि इसमें नॉट यानी कि नहीं शामिल करने वाले पॉइंट को देखना है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। अगला यहाँ पे हेल्प इन कल्टिवेटिंग अंडरस्टैंडिंग अबाउट द नेचर ऑफ साइंस। तो देखिए अगर आप समाज और साइंस यानी कि यहाँ पे हमारे समाज और साइंटिफिक इशू को जोड़ेंगे, तो इससे कहीं ना कहीं नेचर ऑफ साइंस यानी कि विज्ञान की क्या प्रकृति है बच्चा इसको समझ पाएगा। तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। अगला है डेवलप द कैपेसिटी टू एंगेज इन एडवांस बेस्ड रीजनिंग, एविडेंस बेस्ड रीजनिंग, यानी कि जो जिसमें बच्चा यहाँ पे कुछ ऐसे तर्क है जिसमें बच्चे को यहाँ पे कुछ सूचक मिले, कुछ एविडेंस मिले, उससे सम्मिलित अगर शिक्षा जो है बच्चे को मिल रही है, इसमें क्षमता बच्चे को मिल रही है, तो ये भी पॉइंट अच्छा है। अगले ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो इसमें बोल रखा है कि यहाँ पर हम लोगों को एक डेफिनाइट डिसिप्लिन यानी कि एक निश्चित अनुशासन की बात की गई है, जो कि नेगेटिव सेंस में जा रहा है। क्यों? क्योंकि इससे बच्चा रिजिड हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, और आपको नेगेटिव ऑप्शन ही ढूंढना था। जैसे कि मैंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि ये टॉपिक वो हों जो आपने पढ़े हों। अगर आप इन क्वेश्चन को लॉजिकली भी सोचें तो आप उन क्वेश्चंस को यहाँ पे अटेम्प्ट कर पाएंगे। इस क्वेश्चन का फोर्थ जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने जिसके अंदर क्या बोल रखा है, इसके अंदर ये बोल रखा है आफ्टर टीचिंग द चैप्टर रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म इन क्लास 7, यानी कि जीओ में सस्वन कैसे होता है, इसको पढ़ाने के पश्चात एक टीचर जो है एक एक्टिविटी अपने क्लासरूम में परफॉर्म कर रही है। उन्होंने यहाँ पे 3 टेस्ट ट्यूब लिए ABC करके। पहले वाले टेस्ट ट्यूब में यहाँ पे स्नेल को डाला और उसमें क्या किया, और सेकेंड वाले टेस्ट ट्यूब में यहाँ पे एक वाटर प्लांट डाला और सी में एक स्नेल और प्लांट साथ में डाला। तो देखिए यहाँ पे आगे टीचर क्या कर रही है, द टीचर देन आस्क स्टूडेंट इन विच टेस्ट ट्यूब वुड द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ CO2, तो इनमें किस में सबसे ज़्यादा CO2 जो है यहाँ पे पाया जाएगा। तो इस तरीके से टीचर बच्चों के अंदर किस तरीके की स्किल को यहाँ पे लाने की कोशिश कर रही हैं। तो देखिए अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें और प्रोसेस स्किल अगर आपने पढ़ी है, तो प्रोसेस स्किल में एक स्किल आपने पढ़ा है कि जब बच्चा यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करता है, ऑब्जर्वेशन के बाद यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करके मतलब देख के बच्चा एक पूर्व अनुमान रखता है, प्रिडिक्टिंग करता है, एस्टिमेट नहीं कर रहा, कुछ यहाँ पे अनुमान नहीं लगा रहा। यहाँ पे पूर्व अनुमान लगाया जा रहा, अनुमान नहीं लगा रहा। बच्चा यहाँ पे कुछ माप नहीं रहा, बच्चा यहाँ पे प्रश्न नहीं उठा रहा है। यहाँ पे जो प्रोसेस स्किल डेवलप होती है वो यहाँ पे पूर्व अनुमान यानी कि प्रिडिक्टिंग होती है। मैंने आपके साथ जब साइंस पेडागोजी का मैराथन डिस्कस किया था, उसके अंदर कई सारे प्रोसेस स्किल डिस्कस किए थे, उनमें से एक प्रोसेस स्किल यहाँ पे प्रिडिक्टिंग भी है। इस क्वेश्चन का पहला जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं जिसके अंदर ये बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्टिविटी सजेस्ट एज पर एक्सटेंडेड लर्निंग इन टेक्स्ट बुक, यानी कि जो हमारे पाठ्य पुस्तक में जो विस्तारित अधिगम के भाग के रूप में यहाँ पे प्रस्तावित गतिविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी सही नहीं है। एक्सटेंडेड लर्निंग से रिलेटेड हम लोगों को पूछ रखा है। तो देखिए एक्सटेंडेड लर्निंग यानी कि जो यहाँ पे एक विस्तारित अधिगम की बात की गई है, जिसमें बच्चे को सिर्फ बुक तक लिमिट नहीं करना, हमें उसे एक्सटेंड करना है, इससे उसे वैल्यू एडिशन होगा। तो ये तो अच्छा पॉइंट है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। अगला यहाँ पे बोल रखा है कि दिस फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट बेस ऑफ स्टूडेंट इवैल्यूएशन, यानी कि इससे हम बच्चे का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो देखिए एक्सटेंडेड लर्निंग का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ आप टेस्ट लो या उसका मूल्यांकन करो, यहाँ पे बच्चे को कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये वाले ऑप्शन को आप होल्ड में रखिए। अगले में यहाँ पे बोल रखा है कि बच्चे को इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बच्चा कंक्लूजन कर पाएगा, तो एक्सटेंडेड लर्निंग में ये चीज़ भी होगी, इसलिए ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन में है कि चिल्ड्रन जो है इंटरेक्ट कर पाएंगे यहाँ पे एक्सपर्ट से, टीचर से, एक्सटेंडेड लर्निंग का मतलब ही तो यही है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। यहाँ पर जो सूटेबल नहीं होगा वो होगा आपका दूसरा ऑप्शन में, ये जो टर्म दे रखा है कि स्टूडेंट के इवैल्यूएशन के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 87,
अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हम लोगों से यहाँ पे साइंस करिकुलम यानी कि जो विज्ञान पाठ्यचर्या होती है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, जिसके अंदर जो हमारी विषय वस्तु वैधता होती है, कंटेंट वैलिडिटी का ये क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि इनमें से कौन सा कंटेंट वैलिडिटी को एक तरीके से इम्प्लाइड नहीं करेगा, और यहाँ पर इस क्वेश्चन में हर कैंडिडेट को यहाँ पे जो है फ्री में मार्क्स मिले गए थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस क्वेश्चन के हिसाब से ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। यानी कि इनमें से कौन-सा इम्प्लाइड नहीं होगा, तीनों ही चीज़ें यहाँ पे इम्प्लाई नहीं होगी। इस वजह से इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे डिस्कस ही नहीं कर रही हूँ, बिकॉज़ इस क्वेश्चन में यहाँ पे सीटेट के थ्रू ही यहाँ पे मिस्टेक बताई गई थी। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करें, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर एज मोस्ट सुटेबल रैशनल फॉर टीम टीचिंग, यानी कि जो टीम शिक्षण किया जाता है इसके संदर्भ में कौन सा यहाँ पे तर्कधार जो है सबसे अधिक रूप से आप शामिल करेंगे, मतलब कौन सा ज़्यादा सुटेबल माना जाएगा, कौन सा उपयुक्त है। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे बता रखा है कि ये एक इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजी होती है, वो भी लार्ज साइज़ क्लासरूम में, यानी कि जो बड़ी कक्षाएँ हैं उसके लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ज़रूरी नहीं कि बड़ी कक्षाओं के लिए ही इफ़ेक्टिव हो, तो ये वाले ऑप्शन को होल्ड रखते हैं। इट बेनिफिट द स्टूडेंट विद डाइवर्स एक्सपर्टीज़, यानी कि जो बच्चे अलग-अलग यहाँ पे पृष्ठभूमि से आए हैं, उनके लिए मददगार होती है। रैशनल टीचिंग में ये चीज़ें की जाती है कि बच्चे को यहाँ पे अलग-अलग लेवल से अलग-अलग चीज़ों के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे असेसमेंट ईज़ी हो जाता है। सिर्फ़ हम इसलिए नहीं पढ़ाते किसी भी चीज़ को कि आकलन कार्य यहाँ पे आपको ईज़ी हो जाए। इससे पहले भी एक क्वेश्चन में इस तरीके का ऑप्शन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट हेल्प इन इंक्रीजिंग स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। अब देखिए अगर बच्चे को समझ में आएगा तो बच्चा जो है वो पार्टिसिपेट करेगा। तो सिर्फ़ ये वाले ऑप्शन को हम यहाँ पे कंक्लूड नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर हम रैशनल टीचिंग की बात कर रहे हैं या फिर टीम टीचिंग की बात कर रहे हैं, तो देखिए टीम टीचिंग की मदद से जो डाइवर्स एक्सपर्टीज़ रखेंगे, यानी कि कोई बच्चा एक स्किल में अच्छा है, कोई बच्चा दूसरे स्किल में अच्छा है, तो टीम टीचिंग से उन सभी की स्किल्स को यूज़ करके हम किसी प्रोजेक्ट को कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की राइटिंग बहुत अच्छी है, किसी का लैंग्वेज में पकड़ बहुत अच्छा है, किसी का जो है कोई बच्चा यहाँ पे उसे वोकल तरीके से बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकता है, किसी के थॉट बहुत अच्छे हैं। तो हर किसी की जो टीम टीचिंग है या टीम लर्निंग है, उससे हम सभी की एक्सपर्टीज़ को लेके उससे बेनिफिट यहाँ पे उठा सकते हैं। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सेकंड जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, जिसके अंदर ये बोल रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द मोस्ट सुटेबल एक्टिविटी टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर ऑफ क्लास 7 स्टूडेंट। क्लास 7 स्टूडेंट को आप किस तरीके से जो स्फेरिकल मिरर का जो कॉन्सेप्ट है वो आप समझाएंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों को बोल रखा है कि स्टूडेंट को ऑब्जर्व करने को बोलो, वो भी वेरियस पोजीशन एक प्लेन मिरर में। तो देखिए जब आप स्फेरिकल मिरर का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं तो प्लेन मिरर में ऑब्जर्व करने से तो यहाँ पे जो इतना फ़ायदा होगा नहीं। अगर आप समतल दर्पण का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हो तो यहाँ पे फ़ायदा होगा। तो क्योंकि यहाँ पे आप गोलाकार दर्पण पढ़ा रहे हो तो समतल दर्पण में इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। इस ऑप्शन को आप साइड कर दीजिए। अब अगर आप स्फेरिकल मिरर का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, आपने क्लास 7th की एनसीईआरटी भी देखी होगी, उसमें चम्मच का एग्जाम्पल दिया जाता है। क्योंकि चम्मच में एक साइड देखने पे आपको कॉनकेव, एक साइड देखने में आपको कॉन्वेक्स का आप एग्जाम्पल यहाँ पे दे सकते हो। तो बेसिकली जो आप स्पून का एक्टिविटी है वो करा सकते हो। सीधा बच्चे को लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन करोगे, बच्चे को समझ में नहीं आएगा। बच्चे को सीधा रे डायग्राम समझाओगे, वो भी क्लास 7th के बच्चों को, तो नहीं आएगा समझ में। बच्चे को अगर कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, स्फेरिकल मिरर समझाना है, यानी कि गोलाकार दर्पण समझाना है, तो आप स्पून की मदद से इस एक्टिविटी को अपने क्लासरूम में स्टार्ट कर सकते हो। इस क्वेश्चन का सेकंड जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्प्लाइड बाय स्टेटमेंट गुड साइंस एजुकेशन इज ट्रू टू चाइल्ड, ट्रू टू लाइफ एंड ट्रू टू डिसिप्लिन। यानी कि जो एक अच्छी विज्ञान शिक्षा होगी वो बच्चे के प्रति सत्य होती है, जीवन के प्रति सत्य होती है, और यहाँ पे विषय वस्तु यानी कि जो यहाँ पे अनुशासन है, डिसिप्लिन के प्रति सत्य होती है। इनके लिए कौन सा यहाँ पे इम्प्लाई नहीं करेगा, तो नहीं वाले ऑप्शन को देखना है। ऐसे क्वेश्चन के आंसर में आप एक चीज़ ये देख सकते हो कि नेगेटिव कौन सा है, क्योंकि नॉट में आपको ये देखना है।
अब बच्चा जो है यहाँ पे प्रोसेस ऑफ साइंस सीख पाएगा, यानी कि जो विज्ञान किस तरीके से प्रक्रिया कर रहा है उसको सीख पाएगा। ये तो अच्छा पॉइंट है, तो ये हटाइए यहाँ पे। इसके अलावा बच्चा लिंक कर पाएगा अपने जीवन से, बहुत अच्छा पॉइंट है, ये भी हटा दीजिए। अब यहाँ पे बोल रखा है कि इस तरीके से बच्चा ट्रेन होगा कि बच्चा स्कूल में अनुशासित कैसे रहे, सिर्फ डिसिप्लिन की बात। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। अगले में है कि बच्चा जो है एक प्रैक्टिस लाएगा और बच्चा एप्रोप्रिएट तरीके से डेवलप होगा, यहाँ पे विकसित होने की बात की गई है, तो ये भी अच्छा पॉइंट है। क्योंकि इस क्वेश्चन में नॉट वाले ऑप्शन को ढूंढना था, इसलिए इस क्वेश्चन का थर्ड जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। आई होप यहाँ तक का सेशन आपको पसंद आया होगा। अब चलिए इस सेशन को हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पेपर सेट जो है वो डिस्कस करेंगे, जो कि सीटैट 2022 का पेपर है। इसके अंदर भी हम 10 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि साइंस पेडागोजी पे बेस्ड है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द नेचर ऑफ साइंस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन बताने हैं कि नेचर ऑफ साइंस से रिलेटेड कौन सा फैक्ट यहाँ पे सही नहीं होगा। ये मैंने कई बार आपके साथ डिस्कस किया है कि विज्ञान हमेशा अस्थायी होती है, टेंटेटिव होती है, ये आपका साइंस का नेचर है। इस वजह से इसको हम यहाँ पे नहीं चूज करेंगे। इसके अलावा विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देती है, मतलब स्केप्टिसिज्म को ये इंक्रीज करती है, प्रमोट करती है, ये भी साइंस का नेचर है, तो हम इसको भी नहीं देखेंगे। और साइंस जो है वो डिसिप्लिनरी एरिया है यहाँ पे लर्निंग का, यानी कि इसमें क्या है, अंत विषयी तरीके से हम चीज़ें सीखते हैं, ये भी यहाँ पे सही है। अब इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है कि साइंस इज इक्विवेलेंट टू अ सेट ऑफ फैक्ट, यानी कि कुछ तथ्य पर ही आधारित है, कुछ फैक्ट पर ही ये निर्भर करता है, ये यहाँ पे नेचर ऑफ साइंस नहीं है। क्योंकि आपको नॉट वाले ऑप्शन को ढूंढना था, इसलिए इस क्वेश्चन का फोर्थ जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। एज पर एनसीएफ 2005 गुड साइंस एजुकेशन शुड बी, यानी कि यहाँ पे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के अनुसार एक अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए यहाँ पे बोल रखा है, ट्रू टू साइंस टीचर। अब देखिए अगर विज्ञान शिक्षक के प्रति प्रतिनिष्ठ रहेगी तो इस एक यहाँ पे टीचर सेंटर अप्रोच बन जाएगी, और टीचर सेंटर आपको नहीं चूज करना, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ट्रू टू चाइल्ड, चाइल्ड सेंटर अप्रोच हम लोगों के लिए बेस्ट होता है, तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर अगला ऑप्शन है ट्रू टू एनवायरनमेंट, कहीं ना कहीं ये भी सही है। और यहाँ पे हम लोगों को अगर हम कक्षा कक्ष के संस्कृति यानी कि क्लासरूम कल्चर की बात करें तो इसके रिस्पेक्ट पे भी सही होना चाहिए। बट जहाँ पर आपको ट्रू टू चाइल्ड यानी कि बच्चे के प्रति प्रतिनिष्ठ ये शब्द दिख जाए, वो आपका बेस्ट ऑप्शन होता है, और बेस्ट ऑप्शन को ही आपको चुनना है। इस वजह से इस क्वेश्चन का सेकंड जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वैलिडिटीज ऑफ अ गुड साइंस एजुकेशन करिकुलम इज सेटिस्फाइड बाय एक्टिविटी एंड एक्सपेरिमेंट। इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो चीजों पे ध्यान देने की बात की गई है, एक क्रियाकलाप और एक प्रयोग, यानी कि जो आपके एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट होते हैं इनमें से कौन सी यहाँ पे वैलिडिटी, कौन सी वैधता के लिए यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे फिट बैठेगा, हमें ये बताना है। सबसे पहले दे रखा है कोग्निटिव, यानी कि जो संज्ञानात्मक वैधता होती है वो, ये हमारी एज अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, हमारी कंटेंट पे आधारित होनी चाहिए, इसमें क्रियाकलाप की बात नहीं बोली जाती। हिस्टोरिकल वैलिडिटी ये बताती है कि साइंस किस प्रकार से इसका इवोल्यूशन हुआ है, कितना डेवलप हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। इसके अलावा एनवायरनमेंट हमें बताता है कि हमें कितना अवेयर रहना है, कितना सतर्क रहना है। यहाँ पे जब आप यहाँ पे क्रियात्मक चीज़ों की बात करते हैं, जब आप प्रोसेस वैलिडिटी की बात करते हैं, तब आप देखते हैं कि किस तरीके से प्रक्रिया हुई है, किस तरीके से वो कार्य हुआ है, और इसके लिए आपको इसके क्रियाकलाप और प्रयोग, इसके एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट को समझना जरूरी होगा। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का फोर्थ जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। अब मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, अन्नू टुक हर क्लास 8 चिल्ड्रन टू द फील्ड ट्रिप। अन्नू क्या कर रही है, अपने क्लास 8 के जो बच्चे हैं उनको एक फील्ड ट्रिप में लेके जा रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव फॉर देयर एक्टिविटी, यानी कि जो अन्नू है एक क्लास 8 की शिक्षिका हैं, और वो क्या कर रही है, यहाँ पे शैक्षणिक भ्रमण के लिए बच्चों को लेके जा रही है। ये क्रियाकलाप जो होगा इसके लिए
कौन-सा ऑब्जेक्टिव जो है सबसे बढ़िया माना जाएगा? तो देखिए, जब आप फील्ड ट्रिप में लेते हो तो बच्चे के बीच में इंटरैक्शन बढ़ता है, तो ये पॉइंट तो बहुत अच्छा है, तो ये वाला पॉइंट तो होना चाहिए। इसके साथ-साथ बच्चे को यहाँ पे ठोस वस्तुएँ यानी कि कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस मिलता है, क्योंकि बच्चा सामने से देख के उस चीज़ को समझता है। और साथ ही साथ जब वो फील्ड ट्रिप करेगा, जब वो शैक्षणिक भ्रमण करेगा, तो अवलोकन कौशल यानी कि ऑब्जर्वेशन स्किल भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ भी सही है। इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है कि यह कक्षा की लय को तोड़ता है। ये यहाँ पे टीचर और बच्चों के बीच का जो एक यहाँ पे लय है उसको ब्रेक कर रहा है। तो ये तो नेगेटिव सेंस में है, तो ये यहाँ पे नहीं होगा। इसके अलावा ए, बी, सी यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए, जो कि आपको पहले ऑप्शन में यहाँ पे दे रखे हैं। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करें, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी एन ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस एजुकेशन एट अपर प्राइमरी लेवल, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए वाले ऑप्शन में आपको नेगेटिव चीज़ें देखनी है। सबसे पहले चिल्ड्रन के अंदर जिज्ञासा लाना, यानी कि बच्चों के अंदर जिज्ञासा लाना, क्यूरियोसिटी लाना बहुत अच्छी बात है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको नॉट वाले ऑप्शन को देखना है। इसके अलावा यहाँ पे बच्चों के को कोरिलेशन, कॉपरेशन समझाना, कंसर्न बताना लाइफ के बारे में, यानी कि जीवन के प्रति उन्हें सुझाव देना, सहभागिता बढ़ाना, ये भी अच्छा पॉइंट है। तो ये वाला पॉइंट भी हम कंक्लूड नहीं करेंगे। इसके अलावा साइंटिफिक टेम्पर यानी कि वैज्ञानिक स्वभाव बच्चे के अंदर विकसित करना, ये तो हमारे विज्ञान के यहाँ पे प्रकृति का एक पॉइंट माना जाता है, तो ये वाला भी नहीं होगा। बस आप टेक्स्ट बुक के डेफिनेशन को यहाँ पे रटवाने में बल देंगे, तो ये यहाँ पे नेगेटिव चला जाएगा। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का फोर्थ जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इन्हांस क्रिटिकल थिंकिंग अमंग चिल्ड्रन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे सकता है। तो क्रिटिकल थिंकिंग की बात की गई है। क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, अगर आप प्रोग्रेसिव तरीके से सोचने की बात की जाए, तो सिर्फ टेक्स्ट बुक को पढ़ के ये चीज़ नहीं होगी, टेक्स्ट बुक से बियॉन्ड हम लोगों को सोचना है, सबसे पहले तो ये। इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है कि बच्चों को बोलिए कि बच्चे यहाँ पे एक्सटेंडेड लर्निंग करें, वो भी अपने टेक्स्ट बुक के एंड में। सिर्फ यहाँ पे एक्सटेंडेड लर्निंग जो है लास्ट में जो टेक्स्ट बुक के पीछे जो एक्सरसाइज दी जाती है, सिर्फ वो करके यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो ये ज़रूरी नहीं है, बट ये इस पॉइंट को भी हम कंसिडर कर सकते हैं। बट अगर हम बच्चे को क्या बोलें कि एक लार्ज ग्रुप में अपने एक्सपीरियंस शेयर करे, डिस्कस करे, एक दूसरे के साथ चर्चा करे, तो इस तरीके से बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग आ सकती है। और यहाँ पे सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन करना, यहाँ पे प्रदर्शन करना किसी प्रयोग का, वो भी सिर्फ शिक्षक के द्वारा, इससे भी नहीं आएगा यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग। जब बच्चा खुद करके देखेगा तब आएगा। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखते हैं तो तीसरा जो ऑप्शन होगा वो ज़्यादा बेस्ट माना जाएगा। इसके अलावा अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने है, जिसके अंदर ये बोल रखा, अ टीचर बिगिन द क्लासरूम बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग द केमिकल टेस्ट ऑफ स्टार्च इन अ गिवन सैंपल ऑफ फूड, यानी कि एक शिक्षक कक्षा का आरंभ इस तरीके से कर रही है कि भोजन का के नमूने में मंड का रासायनिक परीक्षण जो है वो करने की कोशिश कर रही है और इसका प्रदर्शन कर रही है। तो इससे किस तरीके का जो कोग्निटिव प्रोसेस है बच्चे का यहाँ पे डेवलप होगा। तो देखिए यहाँ पर उसे पता चलेगा कि हम स्टार्च का टेस्ट किस तरीके से करते हैं और इस भोजन में स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है, बच्चा उस चीज़ को ये देख के समझेगा। बच्चा उस चीज़ का क्या समझेगा, बच्चा उस चीज़ का अनुप्रयोग समझेगा, उसको अप्लाई करना सीखेगा। यानी कि उसके घर में कोई भी आइटम है तो उसे पता चलेगा कि अगर हम आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं तो वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चा कोई नई चीज़ बना नहीं रहा। बच्चा यहाँ पे विश्लेषण नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी उसके सामने चीज़ दिखाई जा रही हैं। बच्चा बस उसे समझ नहीं रहा, बच्चा उसको अप्लाई करना यहाँ पे सीख रहा है। आई होप ये क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आया होगा कि डेमोन्स्ट्रेटिंग शब्द से बच्चा क्या समझेगा। डेमोन्स्ट्रेटिंग शब्द से बच्चा ये समझेगा, प्रदर्शन से ये समझेगा कि उसका उपयोग किस तरीके से करना है, उसको अप्लाई किस तरीके से करना है। इस क्वेश्चन का तीसरा जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी कुड नॉट प्रोवाइड द एक्टिव लर्निंग अमंग चिल्ड्रन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों में यहाँ पे सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं
करेगी। तो यहाँ पे एक्टिव लर्निंग नहीं करेगी यहाँ पे बोल रखा है। तो आपको क्या करना है, नेगेटिव ऑप्शन को ढूँढना है। अगर आप सिर्फ़ कक्षा में यहाँ पे व्याख्यान सुनना यानी कि लेक्चर्स सिर्फ़ सुनाएँगे तो साइंस में उतना ज़्यादा एक्टिव लर्निंग नहीं होगी। हाँ, अगर बच्चे को कोई साइंस क्लब बना के आप देंगे, तो बच्चा यहाँ पे एंगेज होगा। बच्चे को कोई साइंस ट्रिप आप बना के देंगे, तो शैक्षणिक भ्रमण से बच्चा यहाँ पे नई चीज़ें सीखेगा। बच्चे के लिए एक साइंस कॉर्नर बनाएँगे, यानी कि एक विज्ञान का कॉर्नर, जहाँ पे विज्ञान से संबंधित उसकी सारी पुस्तकें, सारी चीज़ें, सारी एक्टिविटी वगैरह हो। यहाँ पे बच्चा अलग-अलग तरीके की चीज़ें सीखे, तो उससे बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग आएगी। इस क्वेश्चन में नहीं पूछ रखा था, इस वजह से इस क्वेश्चन का 4th जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द लर्निंग गैप ऑफ चिल्ड्रन इन साइंस। यानी कि अगर हमें विज्ञान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा हम यहाँ पे जो कमी को लगाने के लिए हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए, जब बच्चा किसी चीज़ को सीख रहा है और उसका कॉन्सेप्ट मैप से हमें पता चलेगा कि उसके कॉन्सेप्ट कितने स्ट्रॉन्ग है कितने नहीं है। इसके अलावा जो बच्चे का एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है, इससे भी हमें पता चलता है। बच्चे के पोर्टफोलियो में सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है, इससे हमें पता चलता है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड में एक पर्टिकुलर इवेंट के बारे में होता है, बस बच्चे का टर्म एंड टेस्ट से हमें नहीं पता चलेगा। तो इस हिसाब से ए, बी, सी का कॉम्बिनेशन यहाँ पे सही होना चाहिए। ये सारे असेसमेंट टूल, ये एनेक्डोटल रिकॉर्ड हो गया, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड हो गया, ये सभी चीज़ें यहाँ पे जो है बच्चे के लर्निंग गैप को पता करने के लिए यूज़ की जाती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज बेस्ड ऑन टेक्निक ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन पे इनमें से कौन सी चीज़ें यहाँ पे बेस्ड हैं। तो देखिए, ओरल टेस्ट जो है वो अवलोकन पे बेस्ड नहीं होता, रिटन टेस्ट भी नहीं होता, पेन पेपर टेस्ट भी नहीं होता, जबकि जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है वो आप किसी इवेंट को देखकर जो आपने ऑब्जर्वेशन किया, जो आपने अवलोकन किया, उस पर आधारित होता है। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का 4th जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। अभी मैंने एक और पेपर सेट आपके साथ डिस्कस किया। अब मैं आपके साथ इस सेशन को यहाँ पे कंटिन्यू करती हूँ और मैं उम्मीद करूँगी कि ये सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पेपर सेट जो है वो डिस्कस करते हैं, और ये जो पेपर सेट है ये आपका 2021 का है, और इसके भी हम 10 क्वेश्चन यहाँ पे कवर करेंगे। इस क्वेश्चन में बोल रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ साइंस। यानी कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है, हमें ये बताना है। पहले ऑप्शन में है कि साइंस इज अ सिस्टम ऑफ बिलीफ, यानी कि विज्ञान विश्वासों की एक प्रणाली है। सिर्फ यहाँ पर बिलीफ पर एक जो है साइंस का पूरा सिस्टम बेस नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। अगला है, साइंस इज सोशल इन नेचर, यानी कि विज्ञान की प्रकृति क्या है, सामाजिक है, हम लोगों को सोसाइटी से लिंक करना है, ये भी कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट माना जाता है। इसके अलावा है, साइंटिस्ट आर टोटली ऑब्जेक्टिव इन देयर वर्क, यानी कि वैज्ञानिक जो है अपने कार्यों में पूरी तरीके से क्या है, निष्पक्ष हैं। तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव है ये हम ये नहीं कह सकते। इसके अलावा ये बोल रखा है कि साइंटिफिक मेथड जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिसर्च कंडक्ट करने को ही एक तरीके से गाइड करता है। तो यहाँ पे एकमात्र शब्द की वजह से, ओनली वर्ड की वजह से ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। साइंस का अगर नेचर पूछा जाए तो साइंस टेंटेटिव है, स्पेक्टिसिज्म को बिलीव करता है, यानी कि अस्थाई है, यहाँ पे संदेहवाद को बढ़ावा देता है, साथ ही साथ ये हमारे जीवन के साथ इस चीज़ को जोड़ता है, और ये सामाजिक है। साइंस क्या है, सोशल होता है नेचर में। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो देखिए, अगले क्वेश्चन में बोल रखा है कि विज्ञान की पाठ्यचर्या में संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ, जो कोग्निटिव वैलिडिटी हम यूज़ करते हैं टर्म, उसका मतलब क्या है। तो देखिए, कोग्निटिव वैलिडिटी कभी भी यूज़ किया जाए तो इस वर्ड का मतलब क्या है, हम लोगों से पूछ रखा है। सबसे पहला है कि साइंस किस तरीके से इवॉल्व हुई है टाइम के साथ, ये यहाँ पे हम लोगों को क्या बताता है, हिस्टोरिकल वैलिडिटी के बारे में बताता है, तो ये तो नहीं होगा। इसके अलावा क्या है, एडेप्टेशन ऑफ कंटेंट एज पर द कोग्निटिव लेवल ऑफ लर्नर, यानी कि बच्चे के संज्ञानात्मक स्तर के हिसाब से हमें सामग्री बनानी, बिल्कुल सही है, क्योंकि एज अप्रोप्रिएट होता है। डाइल्यूशन ऑफ कंटेंट, यानी कि हमें तुच्चीकरण करना है विषय वस्तु का कि ये अच्छा है ये बेकार है, हमें सेपरेट करना है, तो ये चीज़ गलत है।
इसके अलावा इंक्लूजन ऑफ एप्रोप्रिएट फन एलिमेंट ऑफ साइंस, यानी कि मज़ेदार तत्व को शामिल करना, सिर्फ मज़ेदार तत्व को शामिल नहीं करना, संज्ञानात्मक स्तर के हिसाब से हमें सामग्री जो है उनका चयन करना होता है। तो यहाँ पर सेकंड जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने है कि अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 in the upper primary stage science curriculum which of the following is recommended, यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर में विज्ञान की पाठ्यचर्या में निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासित है। तो कौन सा रेकमेंड किया जाता है ये हमें बोल रखा है। सबसे पहले तो इसे हमें एवरीडे लाइफ से लिंक करके रखना है, बहुत बेस्ट पॉइंट है, हमेशा एनसीएफ इस तरीके की बातें बोलता है। इसके अलावा हम लोगों को जो कॉन्सेप्ट है वो एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट से समझाना है, यानी कि गतिविधि और प्रयोग से समझाना है, ये भी बेस्ट पॉइंट है। ये हम लोगों को यहाँ पे इंक्लूड करना है। कॉन्सेप्ट जो है वो डिसिप्लिनरी अप्रोच से पढ़ाना चाहिए। सिर्फ यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है कि बच्चों को जो चीज़ें पढ़ाएं वो हम लोग अनुशासित तरीके से पढ़ाएं। तो ये कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी को ख़त्म कर देगा। और यहाँ पे बोल रखा है कि along with concept law and theory need to be introduced, यहाँ पे बोल रखा है कि हमें अवधारणा के साथ नियम सिद्धांत और को यहाँ पे पेश करने की आवश्यकता है। तो ये इस तरीके के फैक्ट नहीं बोलता। एनसेफ क्या बोलता है कि हमें अपर प्राइमरी स्टेज में लाइफ के साथ लिंक करना है, एक्टिविटी ओरिएंटेड लर्निंग करानी है। ये मैंने आपके साथ यहाँ पे जब मैराथन सेशन लिया था उसमें भी डिस्कस किया था। तो ए और बी का कॉम्बिनेशन आपको सेकेंड ऑप्शन मिल रहा है जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज ट्रू अबाउट साइंस, यानी कि निम्नलिखित कथनों में से पहचाने जो विज्ञान के बारे में सत्य दे रखा है, विज्ञान के बारे में यहाँ पे सही है। तो इसके अंदर कंट्रोल एक्सपेरिमेंट कराते हैं, सेकेंड ऑप्शन तो सीधा गलत हो जाता है। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारे सामने है कि जब थ्योरी जो है उसे किसी सपोर्ट मिलता है किसी साइंटिफिक एविडेंस का तो वो लॉ बन जाता है, थ्योरी लॉ नहीं बनता है, इस वजह से ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन बोल रखा है इन टाइम, टाइम के साथ यहाँ पे साइंस विल एबल टू सॉल्व मोस्ट ऑफ द सोसाइटी प्रॉब्लम, यानी कि यहाँ पे अधिकांश समस्या जो हमारे समाज में है उसे को यहाँ पे विज्ञान सिर्फ हल कर पा रही है। तो ये भी एक तरीके से सिर्फ की वजह से ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। साइंटिस्ट जो हैं यहाँ पर ये एक तरीके से इस चीज़ पर बिलीव करते हैं कि हम जो कल्पनाएं करते हैं, जो हम इमेजिनेशन करते हैं, वो एक तरीके से क्या है, वो हमारे काम को एक विश्वास देती है, वो एक किसी वर्क को कैरिड आउट करने में हेल्प करती है। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे सही होगा। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का फर्स्ट जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, इशू हैज गिवन एन इंडिविजुअल टास्क ऑफ कलेक्टिंग वेदर रिपोर्ट फॉर अ वीक, आइडेंटिफाई वेयर इशू वर बीइंग रॉन्ग फ्रॉम द असेसमेंट इंडिकेटर। इशू को क्या किया गया, यहाँ पे पूरे सप्ताह का मौसम का रिकॉर्ड जो है एकत्रित करने के लिए बोला गया और इसमें उसे आकलन संकेतक के हिसाब से हमें पहचानना है कि इशू कहाँ यहाँ पे गलत हुई होगी। तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन में बोल रखा है शी टैबलेट डाटा फ्रॉम वेबसाइट एवरीडे। अगर वो वेबसाइट से भी डेटा कलेक्ट करती है तो वो गलत नहीं होगा। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि असेसमेंट इंडिकेटर से कौन सा गलत है ये पूछ रखा है। अगला है कि शी अराइव एट कंक्लूजन दैट रेन मे और मे नॉट टेक्स प्लेस इन द कमिंग वीक, यानी कि वो एक कंक्लूजन पे पहुंची है, वो एक परिणाम पे पहुंची है कि इस हफ्ता बारिश होगी भी या नहीं होगी। तो देखिए अगर वो कंटिन्यूस चीज़ों को वो देख रही है तो उसको एक आइडिया लग जाएगा वेदर को देखते हुए कि अगले हफ्ते बारिश हो सकती है या नहीं हो सकती। तो ये भी एक गलत पॉइंट नहीं है। अगला है कि शी कंक्लूड दैट डिक्रीज ह्यूमिडिटी इंक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ रेनफॉल। अब यहाँ पे वो सीधा ये निष्कर्ष में पहुंच गई कि आर्द्रता के कम होने की वजह से वर्षा होने की संभावना बढ़ गई है। तो हम इस कंक्लूजन को यहाँ पे इतना सेटिस्फाई नहीं मानेंगे क्योंकि ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो। इसके अलावा है शी अंडरस्टैंड द रेंज ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर वेरी एवरी डे। ये हम लोगों ने पढ़ाया भी है हीट चैप्टर में
कि मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर जो है हम कैलकुलेट करते हैं, और अगर आप वेदर रिपोर्ट निकाल रहे हैं तो ये काम भी करोगे। तो ये तीनों पॉइंट यहाँ पे हम लोग इंक्लूड करेंगे, और रॉन्ग असेसमेंट इंडिकेटर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे कम आर्द्रता होने से वर्षा बढ़ने की संभावना जो है वो बढ़ जाएगी। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का तीसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूजफुल स्ट्रैटेजी टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्चुअल गैप इन लर्निंग, यानी कि जो संकल्पना कमी को समझने के लिए इनमें से कौन सी एक उपयोगी रणनीति है, हम लोगों को ये बताना है। तो देखिए, अगर आप कॉन्सेप्ट बच्चे को सिखाना चाह रहे हो तो इसके लिए आपको बच्चे की अवधारणा, यानी कि जब संकल्पना आप बच्चे को सिखाना चाहो, कॉन्सेप्चुअल गैप बच्चे का देखना चाहो, तो आप सबसे बढ़िया तरीका है कि उनका अवधारणा मानचित्र का उपयोग कर सकते हो, कॉन्सेप्ट मैप बनवा सकते हो। तो जब वो बच्चा मैपिंग करेगा तो आपको पता चलेगा कि कौन से एरिया में वो लैग कर रहा है, कौन से एरिया में गैप आ रहा है। देखिए, क्विज सेशन रख के तो ज़रूरी नहीं है कि आप उस पॉइंट तक पहुँच ही जाओ। इसके अलावा सिर्फ ऑब्ज़र्व करके आपको ये नहीं पता चलेगा, बच्चे के कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, वो कॉन्सेप्ट मैप से यहाँ पे पता चलेंगे। होमवर्क से तो यहाँ पे ये तो नेगेटिव सेंस में चला ही गया। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का तीसरा जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। अब मैं आपके साथ यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। इस क्वेश्चन में हम लोगों से पूछ रखा है कि टू एनकरेज मोर गर्ल टू टेक अप साइंस यू मे अडॉप्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजी एक्सेप्ट, यानी कि विज्ञान को पढ़ने के लिए अधिक लड़कियां को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न सभी प्रकारों को अपना सकते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। किस पॉइंट को आप यहाँ पे इंक्लूड नहीं करोगे? तो सबसे पहले तो यहाँ पे बोल रखा है कि हम लोगों को क्या करना है कि जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज जो है वो एनकरेज करना है, यानी कि हम लोगों को कुछ इस तरीके के वर्ड नहीं बोलने कि ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता। तो इस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ क्या करना है, इनकरेज नहीं करना। तो ये वाला पॉइंट तो ये सही है, क्योंकि आपको एक्सेप्ट वाला पॉइंट देखना था, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा। अगला है बी माइंडफुल दैट गर्ल्स ऑलवेज डोमिनेट डिस्कशन इन साइंस क्लासरूम, यानी कि आप ये ध्यान रखें कि विज्ञान की कक्षा में लड़कियां हमेशा हावी रहें। तो ये तो नेगेटिव है, आपको किसी एक जेंडर को हावी थोड़ी करना है। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे उतना ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं होगा। इसके अलावा वुमेन साइंटिस्ट के बारे में आप क्या करें, वुमेन साइंटिस्ट को इनवाइट करें, तो ये वाला पॉइंट भी अच्छा है, इससे लड़कियां मोटिवेट होंगी। साथ ही साथ आप जो यहाँ पे मिथ है, जो स्टेरियोटाइप है, उसको ख़त्म करने की कोशिश करें, ये वाला भी सही है। सिर्फ लड़कियों को डोमिनेट कराना, उनको हावी कराना, ये गलत है यहाँ पे। इस क्वेश्चन का सेकंड जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस टीचर नीड टू आस्क मोर डाइवर्जेंट क्वेश्चन बिकॉज, विज्ञान शिक्षक को और अधिक अपसारी प्रश्न जो है वो पूछने चाहिए, क्यों? अब देखिए, डाइवर्जेंट क्वेश्चन पूछ के हम लोगों को बच्चे की क्रिएटिविटी, बच्चे का माइंडसेट, कहीं ना कहीं बच्चा कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकता है ये हमें समझ में आता है। डाइवर्जेंट मतलब एक क्वेश्चन का मल्टीपल आंसर। अब इससे क्या होगा, बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि जो बच्चे के यहाँ पे समालोचनात्मक चिंतन है उसके बारे में यहाँ पे हमें चीज़ें पता चलेंगी, तो ये यहाँ पे सही है। इसके अलावा डायरेक्ट करेक्ट आंसर मिलेगा, ये सिर्फ हम डायरेक्ट करेक्ट आंसर के लिए कर नहीं रहे। इसके अलावा ये हम लोगों को एक हेल्प मिलेगी ताकि हम थिंकिंग स्ट्रैटेजी बच्चे के अंदर डेवलप कर सके, ये यहाँ पे सही है। बच्चे में सोचने की युक्तियों का विकास करना, ये सही है। क्रिएटिव बिहेवियर बच्चे में आएगा कि बच्चा खुद को एसेस कर सके। सृजनात्मक व्यवहार बच्चे के अंदर आएगा आकलन में, ये भी सही है। तो यहाँ पे ए, सी और डी सही होना चाहिए, जो कि आपको सेकेंड ऑप्शन में दे रखा है। इसके अलावा अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग डेमोन्स्ट्रेशन इन क्लासरूम प्रीडोमेंटिकली इन्वॉल्व लर्नर इन, यानी कि कक्षा में यहाँ पे प्रदर्शनों का उपयोग करके मुख्य रूप से शिक्षार्थियों को शामिल करता है। किस तरीके के शिक्षार्थियों को यहाँ पे शामिल करेगा? तो देखिए, यहाँ पर अगर मैं डेमोन्स्ट्रेशन की बात करूँ, डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है कि आप किसी चीज़ का प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन करके आप यहाँ पर वो चीज़ आप दिखा रहे हो और साथ ही साथ उसके बारे में आप एक्सप्लेन कर रहे हो। तो यहाँ पे विजुअल और ऑडिटरी लर्निंग को आप यहाँ पे बढ़ावा दे रहे हो। केवल यहाँ पे विजुअल लर्निंग, तो केवल की वजह से ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। किनेस्थेटिक, यानी कि गति बोधक। गति बोधक क्या है? जिसमें आपकी गति से संबंधित हो, जिसमें मोटर स्किल जो है वो डेवलप हो। तो गति से संबंधित यहाँ पे चीज़ें हो नहीं रही, सिर्फ आप प्रदर्शन कर रहे हो। इसमें बच्चे का जो दृश्य है और जो श्रवण, यानी कि जो विजुअल और ऑडिटरी लर्निंग यहाँ पे बच्चा कर पाएगा। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का फर्स्ट जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है।
अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव अ सीक्वेंस ऑफ प्लानिंग, गिव द सीक्वेंस ऑफ प्लानिंग फॉर योर साइंस क्लासरूम यूजिंग इंक्वायरी अप्रोच। अभी मैंने आप लोगों के साथ जो साइंस पेडागोजी का सेशन लिया था उसके अंदर भी इस क्वेश्चन को और इंक्वायरी अप्रोच के सीक्वेंस को यहाँ पे डिस्कस किया था। मैं उम्मीद करूँगी कि इस क्वेश्चन का आंसर आप होमवर्क क्वेश्चन के फॉर्म में देंगे। अगर इस क्वेश्चन के आंसर में थोड़ा सा भी डाउट है तो सेशन को जरूर देखिएगा, जो कि साइंस पेडागोजी का 52 मिनट का सेशन है। साइंस पेडागोजी की जो प्लेलिस्ट है उसमें टॉप की वीडियो में आपको वीडियो मिल जाएगी, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब चलिए हम आगे के क्वेश्चन को यहाँ पे कंटिन्यू करें। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट पेपर सेट यहाँ डिस्कस करूंगी। यहाँ भी हम 10 क्वेश्चन जो हैं साइंस पेडागोजी के डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अलाइन विद सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट मॉडल ऑफ साइंस टीचिंग एंड लर्निंग, यानी कि विज्ञान शिक्षण एवं अधिगम के सामाजिक रचनात्मक प्रारूप के साथ निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो नहीं जाएगा। यहाँ पे आपको नहीं वाले ऑप्शन को देखना है। तो देखिए, सबसे पहले ऑप्शन में है कि स्टूडेंट जो है वो कोलैबोरेट करें। ऐसा ऑप्शन जहाँ पे आपको कोलैबोरेट करना, बच्चे का इंटरेक्शन बढ़ना आता है, ये पॉजिटिव सेंस में होता है। तो चाहे ऑप्शन कितना भी बड़ा दिया हो, आपको टैग वर्ड पे यहाँ पे मेन यहाँ ध्यान देना है। अगले ऑप्शन में अगर आप देखें तो बच्चा यहाँ पे आर्गुमेंटेशन करना, तर्क वितर्क करना सीखे। तो देखिए, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट मॉडल जो है इसमें क्या है, कंस्ट्रक्टिविस्ट चीज़ें क्या होती हैं कि बच्चा यहाँ पे कुछ रचनात्मक चीज़ें करके देख रहा है, तब बच्चे के अंदर तर्क वितर्क भी आएगा। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। अगले ऑप्शन में है कि बच्चे यहाँ पे पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करें, अपने आसपास के फिनोमिना यानी कि परिघटना के अनुभव को यहाँ पे साझा करें। तो ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। पर नेक्स्ट ऑप्शन में सिर्फ बच्चा फैक्ट को, लॉ को, थ्योरी को यहाँ पे समझे, वो भी पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो सिर्फ फैक्ट थ्योरी जो है वो यहाँ पे चीज़ें सीमित कर देती है। इस वजह से इस क्वेश्चन का डी जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। कई सारे पेपर सेट में जब आप साइंस पेडागोजी के क्वेश्चन करोगे, तब आपको ये फील होगा कि बहुत बहुत लेंदी क्वेश्चन दिख रहे हैं। अगर आपके क्वेश्चन लेंदी हैं तो वो क्वेश्चन ज़्यादा इजी होते हैं, इस चीज़ को आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पे बोल रखा है, अ टीचर इज ट्राइंग टू टीच द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू क्लास 7 स्टूडेंट, यानी कि एक शिक्षिका है जो कि अपनी क्लास 7th के विद्यार्थियों को विद्युत का सुचालक और कुचालक की संकल्पना जो है ये पढ़ाने का प्रयास कर रही है। ये टीचर है, ही बिगिन बाय डिवाइडिंग द डेफिनेशन ऑफ टू टर्म। अब देखिए, इन्होंने सीधा क्या किया, इन्होंने सीधा यहाँ पे डेफिनेशन जो है वो बता दिया। अगर आप यहाँ पर प्राइमरी या अपर प्राइमरी लेवल में पढ़ा रहे हैं तो आप चीज़ें पहले डेमोन्स्ट्रेट करें, ना कि डेफिनेशन पहले बताएं। पर इन्होंने पहले क्या किया, पहले उनकी परिभाषा बता दी कि कंडक्टर ये होते हैं, यहाँ पे इसके अलावा इंसुलेटर ये होते हैं, गुड कंडक्टर ये हैं, बैड कंडक्टर ये हैं। और उसके बाद इन्होंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किए, और इसके बाद यहाँ पे क्या किया, बच्चों को बोला कि इनमें से आप बताओ कि कौन सा आपका गुड कंडक्टर है और कौन सा बैड कंडक्टर है। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम इस अप्रोच को देखें तो क्योंकि सबसे पहले टीचर ने यहाँ पे परिभाषा बता दी थी, तो हम कहेंगे कि ये इफ़ेक्टिव अप्रोच तो नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर जो टीचर हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इंक्वायरी ओरिएंटेड चीज़ें नहीं पढ़ा रही। इंक्वायरी तब होती है जब स्टार्टिंग में पूछा जाता है कि इनमें से कौन से गुड कंडक्टर हैं, कौन सा बैड कंडक्टर है। ये एक इफ़ेक्टिव अप्रोच नहीं मानी जाएगी। क्यों नहीं मानी जाएगी? क्योंकि शुरुआत में ही परिभाषा बता दी गई कि ऐसी-ऐसी चीज़ें गुड कंडक्टर होती हैं, ऐसी-ऐसी चीज़ें बैड कंडक्टर होती हैं। और आस्किंग क्वेश्चन इन द एंड वुड मेक इंक्वायरी ओरिएंटेड, यानी कि लास्ट में जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो इंक्वायरी ओरिएंटेड नहीं है, क्योंकि पहले यहाँ पे डेफिनेशन जो है वो बता दी गई। इस हिसाब से इसे इफ़ेक्टिव अप्रोच जो है वो नहीं माना जाएगा। इस क्वेश्चन का सी जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें, अ टीचर फाइंड दैट क्लास 8 स्टूडेंट हैव डिफिकल्टी इन कॉम्प्रिहेंसिंग दैट नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट लाइक टेबल कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन द अदर ऑब्जेक्ट, यानी कि जो क्लास 8 के बच्चे हैं वो यहाँ पर इस संकल्पना को समझने में उन्हें दिक्कत हो रही है कि मेज जो कि एक यहाँ पे किस तरीके की वस्तु है, जो कि एक निर्जीव वस्तु है, वो किसी और ऑब्जेक्ट पे फोर्स जो है वो एक्सर्ट करती है। शी रियलाइज दैट दिस वुड कॉज अ डिफिकल्टी फॉर देम इन अंडरस्टैंडिंग द
कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन जो कि फोर्स देता है। और इस तरीके से यहाँ पे वो जो एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी कराएंगी कि उससे बच्चा जो है इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझ जाए, ये हमसे पूछ रखा है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को क्या बोल रखा है कि टीचर जो है वो टग ऑफ वॉर कराए। टग ऑफ वॉर में इंसान यहाँ पे टग ऑफ वॉर करेंगे और वो नॉन लिविंग चीज़ों का करा रही है। तो इस हिसाब से टग ऑफ वॉर एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी नहीं होगी। इसके साथ साथ यहाँ पे बोल रखा है कि वेयरिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट इन अ पैन बैलेंस। तो देखिए वो सिर्फ वेट का हमें यहाँ पे पता चलेगा। इसके अलावा पुलिंग अ चेयर टूवर्ड्स इटसेल्फ, तो इससे मस्कुलर फोर्स का पता चलेगा। पर अगर जो स्प्रिंग जो है एक ग्राउंड में जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, स्प्रिंग एक नॉन लिविंग चीज़ है। तो यहाँ पर इसके थ्रू इस कॉन्सेप्ट को समझाया जा सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस इज टेंटेटिव। अगर आप लोगों ने मेरी सीटेट की क्लासेस स्टार्टिंग से ली हैं तो साइंस पेडागोजी की हर क्लास में मैंने इस पॉइंट को बोला होगा। इस वजह से इस क्वेश्चन को मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगी। इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफिकल्टी यू वुड स्पेशली एसोसिएटेड विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ साइंस टेक्स्ट बुक डिजाइन फॉर सोलर इक्लिप्स फॉर्मेशन। अब देखिए इनमें से कौन सा डिफिकल्ट नहीं होगा, यहाँ पे ये पूछ रखा है। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक कठिनाई नहीं है कि आप विषय वस्तु के रूप में पाठ्य पुस्तक से यहाँ पे सूर्य ग्रहण बनने की प्रक्रिया को यहाँ पे समझा पाए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 3D फिनोमिना को 2D फिनोमिना में समझाया गया है, तो ये वाला पॉइंट तो है ही। तो नॉट वाले ऑप्शन को ढूंढना है, इसलिए ये नहीं होगा। इसके अलावा हम लोगों को एक रिलेटिव डिस्टेंस का पता चलेगा अर्थ, सन और मून का, यानी कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य जो सापेक्ष दूरी है, इसको समझने में मदद मिलेगी। तो ये भी पॉइंट सही है। इसके अलावा इससे आपको ग्रेविटेशनल फोर्स का नहीं पता चलेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स वाला कॉन्सेप्ट जो है आपको इस चैप्टर के थ्रू यहाँ पे नहीं पता चलेगा, रिलेटिव डिस्टेंस का पता चल जाएगा। तो क्योंकि नॉट वाले ऑप्शन को ढूंढना था, इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सी जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर मोशन एंड टाइम, यानी कि मोशन और एंड टाइम करके एक चैप्टर है। टीचर विशेस हर स्टूडेंट टू अप्रिशिएट द नीड ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ डिस्टेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी वुड बी मोर सुटेबल फॉर द पर्पस। अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि एक टीचर जो है मोशन और टाइम यानी कि समय और गति चैप्टर को यहाँ पे यहाँ पे पाठ को यहाँ पे प्रारंभ कर रही है। और यहाँ पर जो शिक्षिका है वो चाहती है कि दूरी के जो मानक इकाई है उनका महत्व समझा सके। तो इसके लिए वो सबसे बेस्ट एक्टिविटी क्या करेगी, स्केल से मेजरमेंट कहीं ना कहीं सही है। इसके अलावा स्केल यहाँ पे मेजर करके बच्चों को नोटबुक में लिखना, कंपेयर करना, हाइट ऑफ डोर नापना, पर इससे ज़्यादा बेस्ट होगा अपने फुट स्टेप को नापना और फुट स्टेप से चीज़ों को नाप कर यहाँ पे अपनी कॉपी में ऑब्जर्वेशन लिखना। तो अगर हम इन तीनों चीज़ों को कंपेयर करें तो बच्चा जो 6 क्लास का है वो ज़्यादा बढ़िया तरीके से ये एक्टिविटी कर पाएगा। और इसी वजह से मोस्ट सूटेबल वाले ऑप्शन में आपको ए ऑप्शन को यहाँ पे कंक्लूड करना है। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो इसके अंदर बोल रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के संदर्भ में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो होगा वो यहाँ पे बेस्ट होगा। तो देखिए अगर हम एक इम्पॉर्टेंट एरिया को देखें तो यहाँ पे क्या बोल रखा है, साइंटिफिक प्रिंसिपल आर डिस्कवर्ड फर्स्ट एंड टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन लेटर। तो ये वाली चीज़ें हम नहीं बोल सकते कि जो हमारी वैज्ञानिक नियम है ये पहले खोजे गए और जो इनके प्रायोगिक यहाँ पे उपयोग है, जो टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन है बाद में, दोनों चीज़ें यहाँ पे साइमल्टेनियसली चली है। अब इसके अलावा यहाँ पे सी ऑप्शन में बोल रखा है कि जो टेक्नोलॉजी है वो आपकी एडवांस इक्विपमेंट से बनी है और जो साइंस है वो पूरी तरीके से थियोरेटिकल, ये तो बिल्कुल ही गलत है।
इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है कि साइंस जो है वो एंशिएंट ह्यूमन यूज़ करते थे और टेक्नोलॉजी रिलेटिवली एडवांस, ये भी यहाँ पे गलत है। साइंस एक ओपन एंडेड एक्सप्लोरेशन है, यानी कि विज्ञान क्या है, एक खुले सिरे का यहाँ पे अनुसंधान करता है, एक्सप्लोरेशन करता है, जबकि टेक्नोलॉजी जो है एक गोल ओरिएंटेड है कि हमें ये बनाना है, हमें ये इन्वेंट करना है, और साइंस में हम सारे पैरामीटर को देखते हैं। तो ये वाला पॉइंट है जो है सबसे बेस्ट जाएगा यहाँ पे। इसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूँ तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को जो हमारी प्रोसेस स्किल होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन दे रखा है। ये मैंने मैराथन क्लास में भी इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था, जिसके अंदर जब आप यहाँ पर डिफरेंस बताते हो दो चीज़ों के बीच का, तो डिफरेंस क्या बताता है, जब आप उस चीज़ का ऑब्जर्वेशन कर पाओ, देख के तो आप अंतर बता पाओगे, तो ऑब्जर्वेशन किस में आएगा, डिफरेंस में आएगा। इसके अलावा या नेक्स्ट क्या बोल रखा है, व्हाई डू यू थिंक सम सीड्स आर ग्रोइंग मोर क्विकली देन अदर। बेसिकली इसके अंदर ये बता रखा है कि हम सीड्स यहाँ पे ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके अलावा कुछ सीड्स जो हैं वो ग्रो कर जाती हैं, फिजिकल कंडीशन की वजह से कुछ नहीं कर पाती। तो उसके से रिलेटेड कुछ प्रोसेस स्किल से रिलेट करके क्वेश्चन दिया गया है। अब अगला जो ऑप्शन है यहाँ पे बोल रखा है, व्हाई डू यू थिंक सम सीड्स आर ग्रो क्विकली एंड देन अदर, यानी कि तुम कैसा सोचते हो कि कुछ बीज जो है अन्य बीज की अपेक्षा जल्दी वृद्धि करते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आप यहाँ पे क्या करोगे, इस तरीके के क्वेश्चन में आपको आंसर देना है वाई। जब भी वाई पूछा जाए तो वहाँ पे आपको परिकल्पना करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको हाइपोथेसिस रखने पड़ेंगे। और जब भी आप यहाँ पे लास्ट फाइनल ड्रॉ करते हो तो वहाँ पे आप यहाँ पे संप्रेक्षण द्वारा करते हो, और अगर आप ऑब्जर्वेशन करने के बाद आप डबल थिंक करते हो, ऑब्जर्वेशन के आधार पर कुछ बताते हो, तो वहाँ पे आप पूर्व अनुमान करते हो। पूर्व अनुमान के बाद यहाँ पे उसका परिकल्पना की जाती है, फिर कम्युनिकेशन किया जाता है। तो इस तरीके से चीज़ें हैं। इस हिसाब से यहाँ पे सही कॉम्बिनेशन बैठेगा आपका सेकेंड ऑप्शन में। इसके अलावा अगर मैं आपके साथ नेक्स्ट 2 और क्वेश्चन इस सेट के यहाँ पे डिस्कस करूँ। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि एक शिक्षक जो है, एक टीचर जो है यहाँ पे जांच अभिमुख कक्षा जो है वो तैयार करने की कोशिश कर रही है। यानी कि इंक्वायरी ओरिएंटेड क्लासरूम यहाँ पे तैयार करने की कोशिश कर रही है, और यहाँ पर जो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होता है, फिजिकल और केमिकल चेंज होता है, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो आगे यहाँ पे बोल रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चरण अन्य चरणों से पूर्व आएगा, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप वुड प्रिसीड द रेस्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे बोल रखा है कि टीचर जो है वो डिफाइन करेगी और एक्सप्लेन करेगी जो मीनिंग है यहाँ पे फिजिकल और केमिकल चेंज का। तो ये वाला पॉइंट उतना ज़्यादा सही नहीं जा रहा। अगला है कि टीचर एक्सप्लेन करेगी, फिर कुछ एग्जाम्पल देगी, ये भी ठीक है। अगले में यहाँ पे है कि टीचर बच्चों को एक्सप्लोर करने देगी अपने आसपास के फिजिकल और केमिकल चेंज को, और उनमें डिफरेंस और सिमिलैरिटीज़ को पता करने देगी। तो ये एक्सप्लोर यहाँ पे ये वाला पॉइंट इतना ज़्यादा एप्रोप्रिएट माना जाएगा बाकियों के कंपैरिजन। अगले में है कि टीचर कुछ केमिकल रिएक्शन लिखेगी और आइडेंटिफाई करने को बोलेगी रिएक्टेंट प्रोडक्ट को। तो क्लास 7th में हम सीधा रिएक्टेंट प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने से बढ़िया बच्चों को अंतर बताने को ज़्यादा कहेंगे। तो देखिए, अगर मैं पहले और दूसरे पॉइंट को तीसरे पॉइंट से कंपेयर करूं तो सी जो ऑप्शन है ये ज़्यादा एप्रोप्रिएट होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजायरेबल फीचर ऑफ टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट प्रोसेस। तो टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट प्रोसेस से रिलेटेड इनमें से कौन सा एक डिज़ायरेबल फीचर माना जाएगा। तो पहले ऑप्शन में स्ट्रिक्टली फॉलो, यानी कि जो एक यहाँ पे स्ट्रिक्ट वर्ड की वजह से ये वाला ऑप्शन एप्रोप्रिएट नहीं जाएगा। यहाँ पे अगले ऑप्शन में आपको एक ओनली वर्ड मिल जाएगा। अब मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से क्यों सॉल्व कर रही हूँ, क्योंकि आपको टैग वर्ड से भी ऑप्शन को एलिमिनेट करना आना चाहिए। लास्ट ऑप्शन में देखिए डिस्करेज, यानी कि जो हतोत्साहित करने की बात की गई, ये वाले ऑप्शन में नहीं आएगा। अब ये जो सी ऑप्शन है आप पढ़ के देखिएगा, यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। इस तरीके से भी आपको साइंस पेडागोजी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आई होप ये क्वेश्चन और यहाँ तक के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे। अब चलिए मैं आगे के क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ ताकि ये सेशन यहाँ पे अच्छे से कंपाइल हो।
अभी जो ये पेपर सेट हम डिस्कस कर रहे हैं ये ऑनलाइन पेपर सेट है जो सीटेट एक बार ऑनलाइन मोड में हुआ था, तो उनके पेपर सेट मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन नंबर 60 तक के क्वेश्चन आपके यहाँ पे साइंस पेडागोजी के बेस्ड हैं, और इससे पहले वाले ये जो क्वेश्चन है जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, ये मैंने आप लोगों के साथ साइंस कंटेंट के जो मैराथन के 100 प्रीवियस सीरीज है उसके साथ डिस्कस किया था। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 51 है इसके अंदर बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इंडिविजुअली ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एंड रे ऑफ लाइट। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है चुंबकीय बल के रेखीय और प्रकाश की किरणों के संदर्भ में अलग अलग तौर पे सही है। तो देखिए सबसे पहले तो ये थियोरेटिकल कंस्ट्रक्ट है, ये अमूर्त तरीके से यहाँ पे संरचना देता है, तो इसको आप यहाँ पे इमेजिन कर सकते हो, तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट सही है। इसके अलावा विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो होगा फिजिकल फिनोमिना को समझने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आप बच्चे को विजुअली तरीके से समझाएंगे तो वो हेल्पफुल होगा, तो दोनों पॉइंट सही है। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का बी जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होना चाहिए। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कोग्निटिव वैलिडिटी ऑफ साइंस करिकुलम। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान पाठ्यचर्या का संज्ञानात्मक वैधता की संकल्पना को सबसे बेहतर तरीके से व्याख्या करता है। कोग्निटिव वैलिडिटी शब्द जहाँ पर भी आ जाए तो वो हमेशा एज एप्रोप्रिएट होता है, ये मैंने बताया था। इसमें हैंड ऑन एक्टिविटी पे फोकस नहीं होता, कंटिन्यूस असेसमेंट यानी कि सतत आकलन पे ध्यान नहीं दिया जाता। इसके अलावा यहाँ पे संवैधानिक मूल्य पर हम लोग यहाँ पे एक तरीके से इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते। हम किस चीज़ पर फोकस करते हैं कि करिकुलम मटेरियल जो है चर्या सामग्री जो है वो विषय वो यहाँ पे आयु यहाँ पे आधारित होनी चाहिए, एज अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का बी जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द हॉलमार्क ऑफ साइंस करिकुलम एट अपर प्राइमरी स्टेज इन एज पर एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर में विज्ञान पाठ्यचर्या की विशेष लक्षण होना चाहिए, कौन सा विशेष लक्षण होना चाहिए ये बोल रखा है। तो देखिए तीसरा ऑप्शन में स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन मिल रहा है, इस वजह से ये वाले ऑप्शन को आप इस तरह यहाँ पे काट दीजिए। अगले ऑप्शन में है कि साइंस शुड बी इंट्रोड्यूस एज सेपरेट डिसिप्लिन। सेपरेट तरीके से हमें नहीं पढ़ाना, इंटीग्रेटेड तरीके से पढ़ाना है, ये भी यहाँ पे सही है। अब ये भी यहाँ पे गलत होगा, आपको नहीं, आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन को देखना है। अब जो बी ऑप्शन है इसमें बोल रखा है साइंस कंटेंट शुड बी रिगार्डेड एज डाइल्यूट वर्जन। डाइल्यूट वर्जन में क्या होता है कि जो चीज़ें ईजी है वो चीज़ें रख लो, जो चीज़ें डिफ़िकल्ट है उस चीज़ों को हम सेपरेट करते हैं, तो ये भी यहाँ पे सही नहीं है। आपको एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट से, आपको गतिविधि और प्रयोग से यहाँ पे बच्चे को कराना है। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का डी जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजी विल नॉट बी हेल्पफुल इन ब्रिंगिंग द रूरल अर्बन डिवाइड इन साइंस एजुकेशन। यानी कि जो गांव और शहर के बीच की खाई है उसको समाप्त करने के लिए इनमें से कौन सा यहाँ पे सबसे सही नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहले अगर हम अपने करिकुलम के अंदर रूरल लाइफस्टाइल को लेके आएँ तो ये वाला पॉइंट तो अच्छा है, तो ये वाले पॉइंट को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। फूड के टॉपिक को हम एग्रीकल्चर इकोनॉमिक के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाएं तो ये भी सही है, तभी तो लोगों को फार्मर उनकी वैल्यू के बारे में पता चलेगा। इसके अलावा कैंपेन एग्जीबिशन कराने ये सही है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे कुछ सिंपलर कॉन्सेप्ट को यहाँ पे बताएं कि कुछ सरल संकल्पना के पे आधारित ग्रामीण शिक्षण पाठ्यक्रम यहाँ पे तैयार करें, यानी कि जो रूरल स्कूल करिकुलम है उसको बस सिंपल रहने दें, उसको इजी रहने दें, तो इससे इस गैप को हम कम नहीं कर सकते। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का डी जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आपको उसके लेवल को कम नहीं करना, उसको सरल नहीं बनाना, उसको इक्वल लाने की कोशिश करनी है। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का डी जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर ये बोल रखा अ टीचर अलोंग विद हर क्लास 7 स्टूडेंट इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ प्लांट ग्रो। प्लांट कैसे ग्रो करता है, और दे प्लांटेड अ नंबर ऑफ टमाटो सीड एट वेरियस डेप्थ एंड
एट वेरियस प्लेस इन देयर स्कूल गार्डन। और वो क्या कर रहे हैं कि टमाटो के सीड को लिया, टमाटर के बीज को लिया, अलग अलग गहराई में अलग अलग जगह में स्कूल के गार्डन में वो गाड़ रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने देखा कि कुछ सीड्स जो है वो डेवलप हो गई, कुछ सीड्स जो है वो डेड हो गई, यानी कि कुछ सीड यहाँ पे ग्रो कर ही नहीं पाई। तो टीचर जो है यहाँ पे कुछ फैक्टर्स जो बच्चे को पता करने की कोशिश कर रही है, मतलब पता करने को बोल रही है कि आप ऑब्जर्वेशन करके बताओ कि क्यों ये सीड्स ग्रो नहीं कर पाई और आपके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे किस तरीके के प्रोसेस स्किल को डेवलप किया जा रहा है, बहुत बारी इस क्वेश्चन को पूछा गया है। अगर कभी भी टीचर जो है व्हाई जैसे क्वेश्चन को पूछे कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो वहाँ पे हमेशा हाइपोथाइजिंग होगा, यानी कि परिकल्पना होगी। यहाँ पे ए जो ऑप्शन है ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि हमारे स्टमक के अंदर जो जूसेस हैं, जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं, वो कैसे डिस्कवरी हुई, उससे रिलेटेड एक शॉर्ट स्टोरी जो है वो दे रखी है कि एक पेशेंट जो है एक डॉक्टर के पास आता है, एक अमेरिकन आर्मी डॉक्टर के पास, और वो क्या करता है उस पेशेंट की बॉडी को क्लोजली एग्जामिन करके वो पूरी तरीके से उसके स्टमक के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो देखता है। अब ये पूरी कहानी हम लोगों को यहाँ पे ये बता रखी है, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरस्टैंडिंग अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ साइंस नॉलेज इज कन्वे बाय दिस पैराग्राफ। तो इससे हमें क्या चीज़ें ये कन्वे हुई। तो देखिए यहाँ पे अगर हम पहले ऑप्शन को देखें तो इसमें बोल रखा है साइंस प्रोसीड सिस्टमैटिकली अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइन, पूर्व निर्धारित चरण पर आधारित है। तो पूर्व निर्धारित कुछ भी नहीं था, उसको पहले से कुछ नहीं पता था, वो चीज़ें एग्जामिन करता है, उसके बाद ही उसे चीज़ें पता चलती हैं। और वो ऑब्जर्वेशन से उसने उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग उस चीज़ का पता किया, यानी कि उन्होंने अवलोकन के आधार पर उस चीज़ का पता किया। तो ये वाली चीज़ यहाँ पे सही है। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का बी जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। अब मैं आपके साथ यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करती हूँ, जिसके अंदर बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजायरेबल प्रैक्टिस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ साइंस। यानी कि इनमें से कौन सा डिजायरेबल प्रैक्टिस नहीं है, आपको ये पूछ रखा है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, नहीं वाले ऑप्शन की तरफ गौर करना है। अब सबसे पहले मैं बोल रखा है एग्जाम्पल एंड इंसाइट ऑफ अदर सब्जेक्ट आर लिबरली यूज वेदर रिक्वायर्ड, यानी कि दूसरे विषय से संबंधित कोई अगर उदाहरण है तो आप उसको भी यूज करिए। ये तो अच्छा पॉइंट है, तो ये नहीं होगा। फोकस शुड बी गेटिंग द राइट आंसर फ्रॉम द स्टूडेंट नॉट द इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। तो ये तो नेगेटिव चला गया कि सिर्फ सही आंसर की तरफ आपका फोकस होना चाहिए, गलत आंसर को ध्यान मत दीजिए। तो ये वाला डिजायरेबल प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए। बाकी आप ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, वो ऑप्शन आपके डिजायरेबल प्रैक्टिस माने जाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है अ टीचर गिव द एग्जांपल ऑफ फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हाई प्रेशर इन अ टैंक टू अ लो प्रेशर। यानी कि एक जो टीचर है यहाँ पे कुछ संकल्पना समझाने के लिए वाटर टैंक में हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ पानी का फ्लो यहाँ पे बता रही है। और इससे क्या कर रही है, वो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है बच्चे को समझा रही है। विच पैडागोजिकल डिवाइस इज शी यूजिंग, कौन से पैडागोजिकल डिवाइस वो यूज़ कर रही है। तो वो तर्क वितर्क यहाँ पे नहीं कर रही है। और इसके अलावा वो यहाँ पे जो है किसी ओपन एंडेड क्वेश्चन, यानी कि जिसका कोई आंसर ही ना हो, यानी कि मल्टीपल आंसर मिले, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं कर रही है। वो यहाँ पे एनालॉजी समझा रही है कि क्यों यह हाई प्रेशर से लो प्रेशर चीज़ें मूव करती है और इनमें पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है। तो इससे बच्चे में एनालॉजी जो है वो डेवलप होगी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम यहाँ पे डिस्कस करें। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर ये बोल रखा है अ टीचर इज ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस हर क्लास 7 स्टूडेंट टू डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल। अब डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल जो है वो इंट्रोड्यूस कर रही हैं, जिसमें क्लेई सैंडी लूमी सॉइल को वो बताती हैं और उनके प्रॉपर्टी यहाँ पे बताती है उनका कुछ पर्टिकुलर नेचर के अनुसार। अब जिसमें स्टूडेंट जो है और उसके बाद वो डेमोन्स्ट्रेट करती है कुछ सैंपल और उसमें उनका पर्कुलेशन रेट जो है वो बताती है। पर्कुलेशन रेट क्या होता है, पर्कुलेशन रेट से हमें ये पता चलता है कि किस में कितना वाटर फ्लो जो है किस हिसाब से होगा। अब यहाँ पे बोल रखा है हाउ कुड यू इवेल्युएट दिस अप्रोच फ्रॉम एन इंक्वायरी ओरिएंटेड परस्पेक्टिव। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले जो है वो टीचर यहाँ सबसे पहले तीनों तरीके के सॉइल को इंट्रोड्यूस कर रही है।
सीधा बता रही है कि ये सैंडी सॉइल होता है, ये लूमी सॉइल होता है, ये क्ले सॉइल होता है, फिर उसकी प्रॉपर्टी बता रही है, फिर उसको डेमोन्स्ट्रेट कर रही है, वो भी और एक्टिविटी जिसमें उनका पर्कुलेशन रेट बता रही है। सबसे पहले उन्हें क्या करना चाहिए था कि तीनों तरीके के सॉइल को अलग-अलग रखना चाहिए था, उनमें वाटर फ्लो करके दिखाना चाहिए था और करके दिखाने के बाद उन्हें बताना चाहिए था कि इसके पार्टिकल बड़े होते हैं, इसके पार्टिकल छोटे हैं, इसके पार्टिकल बहुत छोटे हैं। जिसके पार्टिकल बड़े हैं उससे पानी जल्दी निकल जाएगा, इसका पर्कुलेशन रेट हाई है, तो ये आपका सैंडी सॉइल है। इस तरीके से पढ़ाना चाहिए था। तो जिस तरीके इस चीज़ से ये टीचर पढ़ा रही है ये एप्रोप्रिएट अप्रोच नहीं है। इस वजह से इस क्वेश्चन का सी जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। इसी तरीके के 2 क्वेश्चन हम ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ शो करती हूँ। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर बोल रखा है एक बर्निंग कैंडल है, अ बर्निंग कैंडल गेट कट ऑफ आफ्टर सम टाइम ऑफ बीइंग कवर्ड विद अ ग्लास जार। एक ग्लास जार के अंदर उसे रखा गया है, तो ये बर्निंग कैंडल यहाँ पे कट ऑफ हो गई। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्रेंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन। तो इससे क्या आप यहाँ पे इन्फ्रेंस निकालोगे इस ऑब्जर्वेशन से, यहाँ पे ये बोल रखा है। सबसे पहले एयर इज रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग कैंडल, एयर जो है बर्निंग कैंडल के लिए जरूरी होती है, बिल्कुल सही है। अब अगला टर्म यहाँ पे है कि ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर द बर्निंग ऑफ कैंडल। अब अगर मैं इन दोनों ऑप्शन को देखूं तो पहले अगर हम कंक्लूजन में, पहले इन्फ्रेंस में हम ये बोल रहे हैं कि एयर जो है वो आपका रिक्वायर्ड है कैंडल को बर्न होने में, तो एयर में ही ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर हम इस कॉन्सेप्ट को ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ा चुके हैं, इस ऑब्जर्वेशन को। जब हम इस पॉइंट को यहाँ पे इंक्लूड करेंगे तो इस पॉइंट को अलग से हम लोगों को कंसिडर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इस वजह से इस क्वेश्चन का ओनली ए जो है ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट पेपर सेट यहाँ पे डिस्कस करना चाहती हूँ, जो कि साइंस पेडागोजी के 10 क्वेश्चन यहाँ पे कंटेन करता है। ये 2018 का पेपर है शायद, जिसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट पेपर सेट यहाँ पे डिस्कस करूंगी, जो कि साइंस पेडागोजी के 10 क्वेश्चन यहाँ पे फिर से हम लोगों को देखने को मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 81 है, जिसके अंदर ये बोल रखा है, व्हाई इज फॉर्मेटिव असेसमेंट इंपॉर्टेंट इन साइंस, यानी कि विज्ञान में रचनात्मक आकलन क्यों महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बोल रखा है ये लेने में आसान है, यानी कि इट इज़ ईजी टू कंडक्ट। तो कभी भी हम किसी भी तरीके का असेसमेंट इस वजह से नहीं करते कि वो आसान है या मुश्किल है, तो ये तो नेगेटिव सेंस में। इट हेल्प इन डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर इन स्टूडेंट, ये विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लाने में सहायक है। साइंटिफिक टेम्पर लेके आता है बट कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है। अगर मैं यहाँ पे फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि रचनात्मक आकलन की बात करूँ तो ये क्या है। ये एक तरीके का ऐसा आकलन होता है जिससे आपको पता चलता है कि आपके स्टूडेंट की नीड क्या है, आपकी टीचिंग मेथड की क्या कमी है, या फिर आप कितना इम्प्रूव कर सकते हो। अगला ऑप्शन है ये आपका डायग्नोस्टिक नेचर का है। डायग्नोस का मतलब क्या होता है, पता लगाना। और अगर हम फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करें तो इसमें हम पता ही तो लगा रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन बेस्ट होगा। अगला है इट हेल्प इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस, यह विज्ञान को अच्छे प्रकार से समझने में सहायक है, तो ये वाला ऑप्शन भी इतना अप्रोप्रिएट नहीं है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका तीसरा ऑप्शन। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, व्हाई आर साइंस फेयर ऑर्गेनाइज इन स्कूल, यानी कि विद्यालयों में विज्ञान मेलों का आयोजन क्यों किया जाता है। अगला है टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर हाई एजुकेशन इन साइंस, यानी कि यहाँ पे शिक्षार्थियों को विज्ञान में उच्च शिक्षा के लिए तैयार करता है, तो इस वजह से साइंस फेयर ऑर्गेनाइज नहीं किया जाता। बच्चा एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करेगा, यानी कि परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करे, इसके लिए साइंस फेयर ऑर्गेनाइज नहीं किया जाता। ये बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी यानी कि सृजनात्मकता, प्रयोग क्षमता, यानी कि ये सारी चीज़ें एक तरीके से यहाँ पे नर्चर करे, इसके लिए एक तरीके से हम लोग साइंस फेयर को ऑर्गेनाइज करते हैं। अगला है टू इवैल्यूएट स्टूडेंट ऑन द बेस ऑफ देयर परफॉर्मेंस, यानी कि उनके प्रदर्शन के आधार पर हम उनका मूल्यांकन करें, इसके लिए साइंस फेयर ऑर्गेनाइज नहीं करते। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका तीसरा ऑप्शन। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। एज पर टीचर विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू यू फाइंड मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर साइंटिफिक अप्रोच ऑफ टीचिंग। अब इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि एक शिक्षक के नाते निम्नलिखित में से
किसे आप सेक्शन में वैज्ञानिक विधि के लिए सबसे उपयुक्त समझते हैं? तो साइंटिफिक अप्रोच को यहाँ पे लेके आना है, इस तरीके की बात यहाँ पे बोल रखी है। तो सबसे पहले यहाँ पे बोल रखा है कि स्टूडेंट के जो कॉन्सेप्ट है, क्लेरिफाई द स्टूडेंट अबाउट द कॉन्सेप्ट इन द क्लास, यानी कि अवधारणा को स्पष्ट करना। सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर करना साइंटिफिक अप्रोच को यहाँ पे बढ़ावा नहीं देगा। इसके अलावा यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी बताना, या फिर आप प्रोजेक्ट बनाना, या फिर एक्टिविटी परफॉर्म करवाना रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट, ये सबसे बेस्ट है कि जो अवधारणा आप पढ़ा रहे हो उससे संबंधित कोई गतिविधि कराओ, तो उससे उस बच्चे का जो कॉन्सेप्ट है और स्ट्रांग होगा, और यहाँ पर जो साइंटिफिक अप्रोच है बच्चे को वो भी समझ में आएगी। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का फोर्थ जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, गुड साइंस एजुकेशन इज ट्रू टू लाइफ। व्हाट डज दिस मीन? यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा जो है वो जीवन के प्रति सत्य होती है। और इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है ये पूछ रखा है। ट्रू टू लाइफ का मतलब क्या है कि हम उसे जीवन के लिए तैयार कर रहे हैं, या फिर जीवन के साथ जोड़ के रख रहे हैं, या फिर हम उसे जीवन का महत्व बता रहे हैं। ये वर्ड होने चाहिए, इसका मतलब तो यही होना चाहिए। तो सबसे पहला ऑप्शन में है कि साइंस शुड प्रिपेयर द चाइल्ड टू द वर्ल्ड ऑफ वर्क, यानी कि हमारे आसपास के दुनिया में जो कार्य हैं उसके लिए बच्चे को तैयार करना। अच्छा पॉइंट है। इसके अलावा अगला है साइंस शुड बी एबल टू एंगेज द चाइल्ड मीनिंगफुली, यानी कि अर्थपूर्ण तरीके से बच्चे को व्यस्त करना। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बच्चे को यहाँ पे जो साइंटिफिक नॉलेज है उसको एक्वायर करना, समझाना। तो ट्रू टू लाइफ की बात की गई है, जीवन के साथ जोड़ने की बात की है। अब यहाँ पे जो बच्चे की लाइफ है वो ईजी हो जाना साइंस की मदद से, ये वाला पॉइंट भी नहीं होगा। बच्चे को यहाँ पे साइंस की मदद से जो हमारे वर्ल्ड में होने वाले कार्य हैं, काम हैं, उसके लिए बच्चे को तैयार करना। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का पहला जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड? निम्नलिखित में से कौन सा एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है, ये हमसे पूछ रखा है। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है, ये है ओपन माइंडेडनेस, यानी कि खुले विचारों का होना। खुले विचारों का होना बहुत अच्छी बात है। क्यूरियोसिटी लाना बहुत अच्छी बात है। ऑब्जेक्टिव होना, ऑब्जेक्टिव होना ये भी सही है। यहाँ पे जो है कठिन कार्य करना, यानी कि हार्ड वर्क करना बहुत ज़्यादा, ये कहीं ना कहीं साइंटिफिक एटीट्यूड की क्वालिटी नहीं है। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का फोर्थ जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन में, हरी वांट टू टीच द सर्कुलर मोशन इन क्लास 6 स्टूडेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विड बी द बेस्ट मेथड? यानी कि सर्कुलर मोशन जो है वो बच्चे को यहाँ पे सिखाना चाह रहा है। तो सबसे बढ़िया तरीका है एक्टिविटी से सिखाया। जहाँ पर एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग आ गई, गतिविधि आधारित शिक्षण आ गया, उससे बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता उस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, जैसे जैसे आप ईयर में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे कि 2023 की तरफ बढ़ रहे थे, क्वेश्चन का लेवल भी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बोल रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट एम ऑफ लर्निंग साइंस? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान अधिगम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, हमें ये बताना है। सबसे पहले ऑप्शन में बोल रखा है टू गेट नॉलेज ऑफ साइंस, यानी कि विज्ञान का ज्ञान अर्जित करना। सिर्फ और सिर्फ नॉलेज अर्जित करने के लिए, यानी कि ज्ञान को यहाँ पे हम लोग अर्जित करने के लिए यहाँ पे साइंस की टीचिंग नहीं करते। ये इंपॉर्टेंट एम तो नहीं है, एम है बट इंपॉर्टेंट एम नहीं है। अगला यहाँ पे है टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ साइंस कंटेंट, यानी कि विज्ञान की विषय वस्तु की जानकारी एकत्रित करना। सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना इंपॉर्टेंट एम नहीं है। अगला यहाँ पे है कि हमें यहाँ पे हॉनेस्टी, यानी कि ईमानदारी, अखंडता, यानी कि इंटीग्रिटी, इसके अलावा कॉपरेशन, सहयोग, ये सारी क्वालिटी लेके आना है। इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें इंक्लूड की गई है। इसके अलावा नेक्स्ट है टू हेल्प द फॉलो कलीग इन गेटिंग नॉलेज ऑफ साइंस, यानी कि वही सहपाठियों को यहाँ पे विज्ञान का ज्ञान अर्जित करना। ये वाला भी इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। अगर आप चारों ऑप्शन को यहाँ पे कंसिडर करेंगे तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो आपका तीसरा ऑप्शन में बैठेगा। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करें, क्वेश्चन नंबर 88,
इसके अंदर यहाँ पे बोल रखा है द कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इन साइंस मीन्स, यानी कि विज्ञान के मूल्यांकन में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का क्या अर्थ है, हमसे ये पूछ रखा है। तो देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहले सिर्फ यहाँ पे समेटिव और फॉर्मेटिव टेस्ट नहीं होता, यानी कि अंतिम और रचनात्मक मूल्यांकन के अलावा हम लोग यहाँ पे कोकुलास्टिक एरिया पर भी ध्यान देते हैं। तो सिर्फ इसका ये मतलब नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे है कि ज़्यादा आप टेस्ट लेना, एग्ज़ामिनेशन लेना, यानी कि अधिक अवधि में यहाँ पे जाँच और परीक्षा लेना, ये मतलब भी नहीं है। इसके अंदर हम लोग एक रूटीन एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइज़ करते हैं, ताकि हम बच्चों की यहाँ पे अधिगम का आकलन कर सकें। ये वाला पॉइंट यहाँ पे सही बैठ रहा है। अगला है इवैल्यूएशन ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ साइंस, यानी कि विज्ञान के सभी पहलुओं का आकलन। अगर हम विज्ञान के सभी पहलुओं का आकलन करेंगे, तो इसमें बच्चे का आकलन कैसे होगा? अगर हम बच्चे का आकलन करना चाह रहे हैं, तो हमें ये देखना है कि बच्चा किस तरीके से सीख रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो एप्रोप्रिएट ऑप्शन बैठेगा, वो बैठेगा आपका तीसरा ऑप्शन। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान विधि का चरण नहीं है, हमें ये बताना है। पहला ऑप्शन है कि विजुअलाइजिंग द सिचुएशन, विजुअलाइजिंग यानी कि यहाँ पे किसी भी स्थिति की कल्पना करना। कल्पना तो हमें करनी पड़ेगी अगर हमारे सामने कोई भी समस्या आ जाए। इसके अलावा अटेम्प्ट टू सॉल्व, यानी कि समाधान करने का प्रयास करना, ये भी हमें करना पड़ेगा। इसके अलावा अगला है कि ड्राइंग कंक्लूजन, यानी कि निष्कर्ष निकालना, ये हमें करना पड़ेगा। इसके अलावा लास्ट यहाँ पे दे रखा है ऑब्जर्वेशन, अवलोकन। अवलोकन की अगर हम बात करें, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के अंदर यहाँ पे यूज़ नहीं होगी, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच में आपके सामने प्रॉब्लम जो है, समस्या जो है यहाँ पे दी गई होगी। आपको समस्या के बारे में अलग से कोई ऑब्जर्वेशन, अवलोकन नहीं रखना। आपको यहाँ पे कोई निष्कर्ष नहीं निकालना। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको निष्कर्ष तो निकालना है, पर आपको वो समस्या पहले से दी गई होगी। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच का ये जो ऑब्जर्वेशन है, अवलोकन जो है, एक इम्पॉर्टेंट स्टेप नहीं होता, मतलब एक स्टेप नहीं होता। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आज के सेट के अंदर ये पूछ रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेप ऑफ एनालॉजी स्ट्रैटेजी इन साइंस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुरूपता विधि का चरण है। तो देखिए, एनालॉजी का मतलब क्या होता है? एनालॉजी जो शब्द होता है, ये आपका रीजनिंग में भी यहाँ पे यूज होता है, जो कि कब यूज किया जाता है, जब चीजें आपकी इंटरलिंक्ड हो, यानी कि कोई आप यहाँ पर रिलेशन की बात करते हो, तब आप एनालॉजी जैसे शब्द का प्रयोग करते हो। इस हिसाब से यहाँ पर जो सही आंसर होगा, वो होगा आपका तीसरा ऑप्शन। आई होप यहाँ तक का सेशन आपको पसंद आया होगा। अब चलिए मैं आगे के सेशन को यहाँ पे कंटिन्यू करती हूँ। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर बोल रखा है, मिस प्रिया वांट टू शो स्टूडेंट द रिलेशन बिटवीन वाइब्रेशन एंड साउंड, यानी कि मिस प्रिया जो है अपने छात्रों को यहाँ पे जो वाइब्रेशन होता है, जो कंपन होता है, और साथ ही साथ ध्वनि होती है, उसके बीच में संबंध जो है बताना चाह रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज मोस्ट अलाइन विद दिस ऑब्जेक्टिव, तो यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि जो है, वो शैक्षणिक उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाएगी। तो पहले ऑप्शन में बोल रखा है कि बच्चों को ये बोलो कि वो सबसे पहले टेबल में टैप करें, यानी कि उंगलियों से थपथपाएं और आवाज़ निकालें। तो इससे क्या होगा, इससे डिस्टर्बेंस हो सकती है बाकी क्लासेस में भी, तो ये एक्टिविटी उतनी ज़्यादा सूटेबल नहीं होगी। अगला यहाँ पे है कि प्लग करें इस इलास्टिक बैंड को, यानी कि उसको खींचे और उसमें वाइब्रेशन देखें, तो उससे किसी को चोट लग सकती है, तो ये एक्टिविटी भी इतनी सही नहीं होगी। इसके अलावा नेक्स्ट है कि थ्रोइंग अ पेबल इन वाटर एंड ऑब्जर्व इट। अब क्लासरूम में वो पानी में पत्थर कहाँ फेंकेंगे, तो ये वाले एक्टिविटी भी इतना सही नहीं है। अब नेक्स्ट है कि वो यहाँ पे अपने गले में हाथ रखें और जब बोलें तो उस चीज़ को फील करें। सबसे बेस्ट एक्टिविटी जो है, आपको डी ऑप्शन में यहाँ पे दे रखी है। आई होप ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने है, और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम लोगों से पूछ रखा है कि योर स्टूडेंट हैव जस्ट एंटर ग्रेड 8, यानी कि अभी आपके छात्र जो हैं कक्षा 8 में यहाँ पे प्रवेश लिए हैं। अगर उन्हें एनसीईआरटी के सभी कॉन्सेप्ट में उन्हें यहाँ पे मास्टरी है क्लास 7th के कॉन्सेप्ट में, तो विच ऑफ द फॉलोइंग वी मोस्ट लाइकली नॉट टू बी एबल टू डिस्क्राइब। तो क्लास 7th का तो उन्हें कंटेंट आता है, पर क्लास 8th का कौन सा कॉन्सेप्ट वो यहाँ पे नहीं बता पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे सेपरेशन ऑफ फाइबर फ्रॉम
कॉटन सीड, या ये क्लास 7th में सिखाया जाता है तो ये उसे पता होगा। इसके अलावा यहाँ पे नेचुरल फाइबर को वूल में प्रोसेसिंग करना, ये भी उसे आता होगा। इसके अलावा सिल्क वॉर्म की रेयरिंग, ये भी क्लास 7 का टॉपिक है। पर सिंथेटिक फाइबर जो है और उससे बनने वाले डिफरेंट आर्टिकल, ये क्लास 8th का कॉन्सेप्ट है। तो उसे क्लास 7th के तो सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, पर क्लास 8th का ये कॉन्सेप्ट शायद ना आता हो। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो बी ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे शेयर करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि मिस शिल्पी वांट टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है कि लेफ्ट साइड हमें राइट में दिखती है, राइट साइड हमें लेफ्ट में। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी में मोस्ट सूटेबल फॉर द पर्पस, तो इनमें से कौन सी एक्टिविटी सबसे ज़्यादा सूटेबल होगी। पहले ऑप्शन में है कि राइटिंग अ वर्ड ऑन अ पेपर रोटेटिंग इट बाई 180 डिग्री, यानी कि एक पेपर में कुछ भी वर्ड लिखो, जैसे रीड वर्ड वो बच्चा यहाँ पे लिख सकता है और उसे यहाँ पे 180 डिग्री पे रोटेट करे। अगला है कि रीडिंग अ टेक्स्ट बुक यूजिंग अ मिरर, तो क्लासरूम में मिरर कहाँ से लेके आएगा, और मिरर लेके आएगा तो वो टूट के किसी को लगने का भी डर है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑब्जर्विंग योरसेल्फ इन अ मिरर, क्लासरूम में वही मिरर वाली बात। और शोइंग अ लेटर ऑन अ मिरर, तो क्लासरूम में अगर आप एक्टिविटी करा रहे हो तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि कॉपी में कुछ भी वर्ड लिख के उसे 180 डिग्री रोटेट करने को बोलो, उसे लेटरल इन्वर्जन उसमें भी यहाँ पे दिख जाएगा। इस क्वेश्चन का ए जो ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब एन ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन इनमें से कौन सा होगा। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कई बार आपके साथ डिस्कस किया है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। और दो क्वेश्चन और, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस क्वेश्चन में ये बोल रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज बेस्ट सूटेड फॉर डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब क्या होता है, जिसमें आप पहले ही कॉन्सेप्ट बता दो और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल दो। तो पहले क्वेश्चन में है, व्हाई डज द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग इनहेलेशन, तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो ये डिडक्टिव रीजनिंग का नहीं है। इसके अलावा अगला है, हाउ आर स्पेरिकल एंड ट्रैकिया कंपेरेबल टू नॉस्ट्रल, तो इसे नॉस्ट्रल से क्यों कंपेयर करते हैं, तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, सीधा कॉन्सेप्ट है, कोई एग्जांपल की बात नहीं की गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लांट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, आपने क्लास में बता दिया कि प्लांट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। पादप क्या है, जीवित है। अब आप आगे पूछ रहे हो डू प्लांट रेस्पायर, उसके बाद आप आगे के कॉन्सेप्ट को इलेबोरेट कर रहे हो, तो ये डिडक्टिव रीजनिंग को दिखाएगा। अगला यहाँ पे है कि व्हाट वुड हैपन इफ फूड एक्सीडेंटली एंटर द ट्रैकिया, तो अगर ये ट्रैकिया में चला जाए तो क्या होगा, तो जैसे कि हिकअप्स हमें आने लग जाते हैं, वो कॉन्सेप्ट है, ये यहाँ पे नहीं होगा। डिडक्टिव रीजनिंग के लिए आपका जो सी ऑप्शन है यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंटल एड फॉर टीचिंग फॉर टीचर टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सेडिमेंटेशन, जो अवसादन की अवधारणा है उसको पढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया क्या है। सबसे बढ़िया यहाँ पे आप मडी वाटर को यूज़ कर सकते हो। मडी वाटर क्यों यूज़ कर सकते हो, मडी वाटर जो है यहाँ पे मिट्टी वाला पानी जो होगा, मिट्टी नीचे अवसाद बन जाएगी और पानी ऊपर दिखने लगेगा। ये चीज़ बच्चा यहाँ पे अवलोकन द्वारा, ऑब्जर्वेशन द्वारा भी इसे देख के पता कर सकता है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे, अब आपके सामने यहाँ पे 4 क्वेश्चन जो है वो शो होंगे। 2 क्वेश्चन आपके स्क्रीन में यहाँ पे दिख रहे हैं और ये 2 और क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे जो है अपने होमवर्क क्वेश्चन के फॉर्म में करना है। मैं उम्मीद करूँगी कि ये जितने सेट मैंने यहाँ पे लाने की कोशिश की है, ये सभी आप लोगों के लिए इफ़ेक्टिव रहे हों। और एक चीज़ आप ऑब्ज़र्व करिएगा कि जितने सेट आप आगे-आगे कंटिन्यू करेंगे, उतने आपको ईयर वाइज़ जो है डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा है। जितने आप पीछे के सेट करेंगे उतने आपको थोड़े ईज़ी लगेंगे। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट एक और सेट यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, ताकि ये सेशन आपका यहाँ पे अच्छे तरीके से कंपाइल हो। मैं उम्मीद करूँगी कि ये सेट और ये सेशन आपको यहाँ पे पसंद आ रहे होंगे।